जीतूंगा मैं या खुद से वादा करो, सोचते हो उससे ज़्यादा कोशिश भी करो, तकदीर भी रूठे लेकिन हिम्मत ना टूटे, मजबूत अपना इतना इरादा तक करो। चाहे भले ही सीट 72 है सुपरवाइजर में, लेकिन हम इस संघर्ष की घड़ी में कूद पड़े हैं। तो सोचना कम करो, कोशिश अधिक करो। तो इस सुपरवाइजर की इस तैयारी में हमारा एक नया चैप्टर जुड़ने जा रहा है, 5वां। इसका नाम है विकास में, यानी बाल विकास में खेल के क्या महत्व, यानी खेल किस प्रकार अपनी भूमिका निभाता है बच्चों के लिए। और जो आप सबको पता है कि हमारा जो प्राथमिक देखभाल है बच्चों की और शिक्षा जो 20 अंकों की है, तो वही हमारे इस इकाई के चैप्टर हैं, यानी विकास में खेल का महत्व। इससे पहले हमने 4 इकाइयाँ पढ़ ली हैं। उसमें पहली थी बाल्यकाल के अनुभव, दूसरी थी उसमें मूलभूत संकल्पनाएं बाल विकास की, उसके बाद थी तीसरी इकाई थी बाल विकास के सिद्धांत, और चौथी थी बालकों की आवश्यकताएं, यानी कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं जो उनको पूरा करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इस 5वीं इकाई का नाम है खेलों का महत्व बच्चों के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 5वीं इकाई यानी एक नया अध्याय हमारी इस तैयारी में जुड़ने जा रहा है। आप सबको पता है कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ और क्यों पढ़ रही हूँ, इस महत्व को मैंने पहले बता दिया है। आप सबको पता है जो DEC की किताबें हैं जो इग्नू द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जो कोर्स कराते हैं, यानी आपने देखा होगा कि कोई BA कर रहा है तो उनके लिए भी बुकें बनवाई जाती हैं, भी कोर्स बनाते हैं। बहुत अच्छी बुकें हैं, आप इनको एक बार पढ़िए। आपको बहुत आसान भाषा में बताई गई हैं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। और इतनी सरल भाषा है कि शायद आपने कभी दूसरी किताबों में नहीं पढ़ा होगा। बस आप एक शॉर्ट नोट्स यानी नोट्सों के चक्कर में पढ़े रह गए होंगे। तो इसलिए एक बार बुकों को भी पढ़ना जरूरी है, जिससे हमारी समझने सोचने की क्षमता विकसित हो सके। तो चलिए, विकास में खेल के महत्व, यानी जो बाल विकास होता है, बालकों का विकास होता है शैशवावस्था से बाल्यकाल, यही महत्वपूर्ण विकास है। ये वही अवस्था है जिसमें बालक बहुत अधिक तीव्र गति से विकास करता है। तो इनमें एक खेल अपना बहुत महत्वपूर्ण अदा करता है। तो खेल क्या क्या महत्वपूर्ण है, यानी जो विकास के क्षेत्र हैं, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, शैशव और भाषा, ये भावात्मक, ये सब विकास के क्षेत्र हैं। तो इन क्षेत्रों में जो खेल है उसका क्या योगदान है, यानी किसी बच्चे की शारीरिक क्रियाएं यानी शारीरिक वृद्धि हो रही है तो उसमें खेल का क्या महत्व है। और किसी का संज्ञानात्मक यानी बुद्धि का बढ़ना, वो खेल का क्या रोल होता है उसमें। और किसी बालक का भाषा में विकास होता है तो उसमें क्या रोल होता है। इस उदाहरण दे देकर इसमें बहुत आसानी से समझाया गया है। तो देखते हैं, चलिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सबसे पहले रहेगा, मैं एक बार थोड़ा थोड़ा बता दूँ कि खेल क्या है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम खेल क्या है, और दूसरा पढ़ेंगे हम खेल क्या है, और उसके बाद पढ़ेंगे हम खेल को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, प्रभावित करने वाले। और उसके बाद पढ़ेंगे हम खेल के प्रकार पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे हम, ये हमारे टॉपिक रहने वाले हैं, ये आगे पीछे उस वजह कि सबसे पहले हम क्या होता है खेल, इसके बारे में पढ़ेंगे। खेल के प्रकार क्या है, खेल के महत्व क्या है, खेल से बच्चा कैसे सीखता है, और इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा रहेगा खेल क्या है। तो देखिए, खेल क्या है, आप सबको पता होगा, आप अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते होंगे खेल क्या है। खेल, कई विज्ञानी बताते हैं खेल, उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं कि खेल को कोई और बता रहा है, कुछ और बता रहा है। तो उसकी सटीक परिभाषा क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा टॉपिक प्रस्तावना, यानी प्रस्तावना में क्या है। प्रस्तावना वही है जैसे हम निबंध लिखते हैं, तो सबसे पहले प्रस्तावना क्या लिखते हैं कि इस निबंध किसके बारे में, और इसे क्या क्या उद्देश्य है, इसके क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रस्तावना वही है इस बुक में कि इससे पहले की कहीं आपने क्या पढ़ा था और इसमें क्या पढ़ेंगे, तो वही है प्रस्तावना। तो देखिए, चलते हैं, सब चीज़ ही पढ़ लेते हैं एक बार हम। यदि आपके पास ये बुकें हैं या आपकी फ्रेंड के पास किसी ने कोर्स किया होगा, तो आप उन बुकों को ले करके एक बार ज़रूर पढ़ना। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको पढ़ने में, खुद पढ़ते हैं ना, तो आप अपनी स्पीड के हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो देखिए, इकाई 4 में, यानी इसके पहले की 4 इकाई में
आपने यह पढ़ा कि बच्चों के कार्यक्रम खेल पर आधारित होने चाहिए क्योंकि खेल ही बच्चों के सीखने का माध्यम है। यानी बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं वो खेल के द्वारा सीखते हैं, लेकिन जो खेल होने चाहिए वो किस प्रकार के होने चाहिए, उनकी आयु के अनुसार, उनकी मानसिक क्षमता के अनुसार, उनको वातावरण कैसे प्रस्तुत किया जाए, वो सब हम पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए खेल, यानी खेल के द्वारा ही बच्चे क्या सीखते हैं। खेल यानी बच्चे ज़्यादातर मूर्त वस्तुओं को देखकर सीखते हैं, क्रिया करके सीखते हैं। तो आपने पढ़ा था कि सीखने का माध्यम है खेल। और हम ऐसा क्यों कहते हैं, खेल क्या है, क्या बच्चे सचमुच खेल से कुछ सीख सकते हैं? अगर ऐसा है तो वह खेल से क्या सीखते हैं? ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस इकाई में मिलेंगे। अब उन सभी कारकों का भी अध्ययन करेंगे जो कि बच्चों के खेल की प्रगति को प्रभावित करते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या है, यानी आप इस पाठ को पढ़ लेंगे तो आप क्या क्या जान सकेंगे। सबसे पहले आप जानेंगे खेल की विशेषताओं का वर्णन, यानी आप खेल की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। बच्चों के विकास में खेल की भूमिका पर विचार कर सकेंगे। विभिन्न प्रकार के खेलों का विस्तार से वर्णन कर सकेंगे। बच्चों के खेल को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कर सकेंगे। यह बता सकेंगे कि बच्चों के खेल के अवलोकन द्वारा उनके विकास को किस प्रकार समझा जा सकता है। अब आते हैं हम खेल क्या है। यानी आप भी अपने एक बचपन से होकर आए हैं। कोई भी हो व्यक्ति, वो अपने बचपन से उसी प्रक्रिया द्वारा रूबरू होगा, चाहे कोई ज़्यादा खेलता है कोई कम खेलता नहीं, खेलते सब हैं। और वातावरण पर निर्भर करता है कि आपका वातावरण कैसा है, वहाँ पर खेलने की व्यवस्था कैसी है, आपके पास संसाधन कैसे हैं, आपके पास जो सहपाठी हैं वे कैसे थे। मतलब बहुत कारक जो सबको बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जो हमारे सोचने की क्षमता वही है कि हम कैसे खेलते थे, क्या खेलते, कोई सतौलिया खेलता था, कोई छुपा छुपी खेलता था। मतलब बहुत खेल होते हैं बच्चों के, वो अपने हिसाब से खेलते हैं। तो देखिए, तो खेल क्या है, सबसे पहले देखते हैं हम खेल क्या है। कि सभी बच्चे खेलते हैं। यदि बच्चे मिलकर चुपचाप बैठे रहें और कुछ भी ना करें तो क्या यह आपको आश्चर्यजनक नहीं लगेगा? यदि बच्चे बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि बच्चे कैसे बैठे हैं, तो आपको आश्चर्यजनक होना चाहिए कि कैसे कैसे बैठे। और होता भी है कि बच्चे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वे एक साथ बैठ सके और वो खेले नहीं। वो एक बच्चा भी होता है ना छोटा, जिसका बाल्यकाल भी हो चाहे शैशवकाल में हो, वो कुछ ना कुछ तो खेलता ही रहता है। वो खुद भी अपने रूप में कुछ ना कुछ खेलेगा, किसी वस्तु से खेलेगा, कोई व्यक्ति से खेलेगा, और समूह में भी खेलता है। यह आपको आश्चर्यजनक नहीं लगेगा? वास्तव में यह संभव ही नहीं है। अगर कोई बालिका अकेली भी हो तब भी वह कुछ ना कुछ खेलने के लिए ढूंढ ही लेती है। केवल बच्चे ही नहीं, अभी तो वयस्क भी खेलते हैं। उनकी अलग अलग अपनी अभिरुचि होती है, अपनी अभिरुचियों के अनुसार खेलते हैं। और बचपन में तो सभी खेल खेलते हैं, लेकिन बड़े होते हैं तो अपने एक महत्वपूर्ण खेलों को चुनते हैं जिसमें उन्हें आनंद आता है, उन्हें रुचि प्राप्त होती है। केवल बच्चे ही नहीं, अब तो वयस्क भी खेलते हैं। खेल से हमारा क्या तात्पर्य है, चलिए खेल का अर्थ समझने के लिए हम बच्चों की गतिविधियों की ओर ध्यान दें। 3 वर्षीय अभिनव बगीचे में टहलते हुए पौधों में पानी देने वाली पाइप उठाता है। यानी कोई एक बच्चा है 3 वर्ष का, वो बगीचे में पानी देने जाता है और पाइप को उठाता है। वह पाइप को जमीन से थोड़ा ऊपर उठाता है और घास पर गिरते हुए पानी को ध्यान से देखता है। फिर वह इन खेल बताए गए हैं ना, इनको आप सुनते जाइए और आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। और आप इन खेलों को खिला भी सकते हैं। यानी आप एक सुपरवाइजर बन जाएंगे, या आप किसी विद्यालय में टीचर बन जाओगे, या कोई आपका हितैषी हो, मतलब कोई भी हो, आप उनके बच्चों को भी मतलब एक खेल प्रोवाइड करा सकते हैं कि ये भी खेल होते हैं, आप ऐसे भी खेल सकते हैं। तो आप इनसे सुनते जाइए, बहुत अच्छे खेल होते हैं। यह पाइप को जमीन से थोड़ा ऊपर उठाता है और घास पर गिरते हुए पानी को ध्यान से देखता है। फिर वह पाइप के अंतिम छोर को एकाग्र होकर देखता है और उसमें पानी अपनी उंगली डाल देता है। इससे पानी चारों ओर फुहारे की तरह गिरने लगता है। पाइप से निकलकर कुछ पानी उसके ऊपर और कुछ पौधों पर गिरता है। कुछ देर बाद अभिनव अपनी उंगली बाहर निकालता है और फिर वापस पाइप के मुंह में डाल देता है। अगले 10 मिनट तक वह इसी क्रिया में तल्लीन रहता है। यानी मान के चलो एक पाइप है ना, तो बच्चा खेलने जा रहा है, यानी वो बगीचे में जा रहा है, तो बगीचे में कोई पाइप है जो पानी पेड़ पौधों को देने का काम होता है उसमें। तो उसमें कुछ भरा रहता है पानी। तो बच्चे ने क्या सोचा कि उन्होंने
इस हिस्से से या इस हिस्से से उन्होंने उठा दिया तो यहाँ से पानी निकलने लग गया। तो उन्होंने फिर अपनी उंगली को इसमें घुसाया, तो उंगली घुसाया तो उसमें पानी के फुब्बारे की तरह उसमें कि ऊपर भी आएंगे और कुछ पेड़ पौधे पे। तो वो उसको बहुत ध्यान से देखने लगा कि ये क्या है, ये क्या क्रिया है। तो वो क्या है, सोच भी रहा है, उसको क्रिया भी कर रहा है, तो वो उसका विकास हो रहा है एक प्रकार से। लेकिन उसे नहीं पता है कि क्या हो रहा है। लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 5 महीने की शशि, यानी एक 5 महीने की शशि नाम की लड़की है, जमीन पर बिछी चादर पर लेटी हुई है और अपनी टांगों और बाहों को लहरा रही है। ऐसा करते हुए चादर का एक कोना उसके हाथ में आ जाता है। शशि उसे मुंह में डालने की कोशिश करती है, तभी माँ आकर उसके मुंह से चादर निकाल देती है और उसे खिलौने दे देती है। शशि उसे भी मुंह में डाल देती है, फिर वह खिलौना हाथ में से दबाती है और पुनः मुंह में डालने की कोशिश करती है। यानी बच्चा होता है छोटा, शैशवावस्था में होता है, यानी जन्म से 2 वर्ष तक शैशवावस्था होती है, हमने पढ़ ली थी, और 6 से 12 और 2 से 12 तक बाल्यावस्था होती है। तो 5 वर्ष की शशि नाम की लड़की है, तो वो बिस्तर पे सोई हुई है, तो वो पैरों को लाते हैं बच्चे, आपको पता होगा, जो कुछ ही वस्तु मिल जाए तो उसको मुंह में देने का प्रयास करते हैं, चाहे कोई भी हो, उसके क्या पता क्या सही है क्या गलत है। तो वो भी एक प्रकार से उसके लिए खेल है, यानी कपड़े को पकड़ना, खिलौने को पकड़ना, मुंह में देना, उसके लिए वो एक प्रकार से खेल ही है। 8 वर्षीय लड़कों का एक समूह खुले मैदान में खेल रहा है। 2 लड़के एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाकी बच्चों, ये तो आपने खेल खेला होगा, ये तो आपने जरूर खेला होगा, बच्चों को पकड़ने की कोशिश में उनके पीछे भाग रहे हैं। आखिर में भी उनमें से एक लड़के को पकड़ ही लेते हैं और फिर वह तीनों बाकी लड़कों को मिलाकर पकड़ना शुरू करते हैं। अगर किसी दर्शक से यह पूछा जाए कि उपयुक्त भिन्न भिन्न स्थितियों में बच्चे क्या कर रहे हैं, तो शायद यही उत्तर मिलेगा कि वे खेल रहे हैं। ये दर्शकों में इस बात पर आम सहमति होती है कि कौन सा कार्यकलाप खेल है और कौन सा नहीं। परंतु जब खेल को परिभाषित करने के लिए कहा जाता है तो कोई भी 2 विशेषज्ञ खेल की किसी एक परिभाषा पर सहमत नहीं है, यानी कोई भी विशेषज्ञ खेल की एक विशेष परिभाषा नहीं दे पाते हैं कि खेल क्या है। इस मतभेद के बावजूद भी खेल की कुछ विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर खेल माने जाने वाले कार्यकलापों को पहचानने में मदद मिलती है। कौन सी विशेषता है? पहली विशेषता देखिए कौन सी। खेल की सबसे पहली विशेषता है कि खेल आमोद प्रमोद है, खेल में मजा आता है। कोई भी ऐसा कार्यकलाप जैसे बच्चों को आनंद मिलता है, वह क्या है? खेल है, यानी जिसमें मजा आता है, आमोद प्रमोद है और बच्चे आनंद मिलता है उसमें। एक ही कार्यकलाप किसी के लिए खेल हो सकता है और किसी के लिए कार्य। उदाहरणतः बढ़ई के लिए मेज बनाना काम है, यानी कोई बढ़ई है, आपको पता होगा कि जो लकड़ी का काम करते हैं, यानी वो बढ़ई से जाना है। जो सुनार का काम, यानी जो सोने चांदी काम करता है उसे सुनार कहा जाता है। जो तो इसलिए बढ़ई के लिए मेज बनाना काम है, परंतु जो व्यक्ति ऐसा आनंद के लिए करा, इनसे आनंद मिल रहा है उन्हें मेज बनाने में, तो उसके लिए वो क्या है? एक प्रकार से शौक है। एक ही क्रिया विभिन्न परिस्थितियों में एक व्यक्ति के लिए काम या खेल हो सकती है। उदाहरणतः जब बच्चे कक्षा में सिक्कों को पहचानना सीख रहे हैं तो वह कार्य कर रहे हैं, परंतु जब वे सब्जी खरीदने और बेचने का खेल खेलते हैं और इस प्रक्रिया से स्वयं ही सिक्कों की पहचान करना सीख जाते हैं, तब वह गतिविधि खेल बन जाती है। दूसरी विशेषता क्या है? ये खेल अपने आप में आनंददायक है। खेलने से बच्चों को बहुत संतोष मिलता है, क्योंकि इसे मज़ा आता है। ना तो वह क्रिया वह अपना कौशल दिखाने के लिए कर रही है और ना ही इनाम पाने के लिए। यानी दूसरा विशेषता है कि खेल अपने आप में आनंददायक है। खेलने से बच्चों को बहुत संतोष मिलता है। जब बच्ची बार बार, एक बच्ची है वो सीढ़ी पर बार बार चढ़ती है, उतरती है, उसे कूदती है, तो वह इसलिए करती है क्योंकि उसे आनंद आ रहा है। ना तो वह क्रिया वह अपना कौशल दिखाने के लिए कर रही है, ना ही इनाम पाने के लिए। आनंद के साथ साथ ऐसा करते समय बालिका के शारीरिक और क्रियात्मक कौशलों का अनायास विकास हो रहा है, जबकि यह उसका उद्देश्य नहीं है। यानी एक बच्ची है, वो सीढ़ी पर उतर रही है, कूद रही है, चढ़ रही है, तो वो उसे आनंद आ रहा है, तो उसके अप्रत्यक्ष उसे पता नहीं है कि मेरा विकास हो रहा है, लेकिन उसका कोई उद्देश्य भी नहीं है, फिर भी उसका शारीरिक विकास तो हो ही रहा है ना। वो कूद रही है, उसकी मांसपेशियों का संतुलन बन रहा है और उसकी मांसपेशियां क्रिया कर रही हैं, तो वो एक प्रकार से क्या है? उसका शारीरिक विकास हो रहा है। और अंतिम बात, खेल ऐसी क्रिया है जिसमें बालिका स्वेच्छा और खुशी से हिस्सा लेती है। यानी खेल के लिए हम उसे
ऐसे नहीं करते हैं इसे खेलना पड़ेगा, आप क्यों नहीं कर रहे, नहीं, वो अपनी स्वेच्छा से खेलती है, उसको बहुत आनंद आता है तो वो अपनी स्वेच्छा से। यदि आप कोई भी कार्य करें, यदि आपको उसमें अभिरुचि आ रही है, रुचि आ रही है, रुचि जागृत हो गई, तो आपको उस काम के लिए किसी को आपको कहना नहीं पड़ेगा, आप उस काम को खुद ही करेंगे, चाहे वो कोई भी कार्य हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो। यदि आपको पढ़ाई में आनंद आ रहा है तो आपके लिए कोई ये नहीं कहेगा कि आप पढ़ो पढ़ो, नहीं, अपने आप से ही वो पढ़ाई हो जाएगी और खुद ही अपने आप पढ़ाई हम पढ़ने लगते हैं। तो वो, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि पढ़ाई में रुचि जागृत है, यही रुचि जागृत हो गई तो आज हम सफलता हासिल बहुत पहले ही कर चुके थे, लेकिन वो रुचि बहुत समय में डेवलप होती है जब उस पर बहुत विशेष काम किया जाता है। अंतिम खेल ऐसी क्रिया जिसे बालिका स्वेच्छा और खुशी से हिस्सा लेती है, अर्थात खेलने के लिए उस पर दबाव नहीं डाला जाता, खेल में उसका योगदान सक्रिय होता है। यानी एक बच्चा है, वो खेलने जा रहा है, यानी वो खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ, आप उसे यह भी कहते हैं कि चलो बच्चे पहले खाना खा लो बाद में खेलना, लेकिन वो उस खेल के चक्कर में उस खाने को भी छोड़ देते हैं और उस विशेष ध्यान उसके खेलने पर होता है, यानी उसे आनंद आ रहा है खेलने में। यदि उसे बुलाया जाता है तब भी नहीं आता है, क्योंकि उसे वो आनंददायक लग रहा है। वयस्क प्राय ऐसा मानते हैं कि जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो वो उस क्रिया के बारे में गंभीर नहीं होते, यानी वयस्क सोचते हैं जी खेल रहे हैं तो कोई गंभीर, यानी उसमें कोई गंभीर परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, वो गंभीर नहीं सोचते हैं खेल के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं है, वो गंभीर भी सोचते हैं। आप देखिए कैसे, यह धारणा बिल्कुल गलत है। बच्चे अपने खेल को बहुत संजीदगी से लेते हैं, अगर उनके खेल में कोई व्यक्ति हस्तक्षेप करे या उसमें बदलाव करे तो बच्चे उसे पसंद नहीं करते। बच्चों के अपने अपनी खेल क्रियाओं के अलग नियम होते हैं। शोधकर्ताओं ने आज जानने की कोशिश की कि बच्चे और वयस्क अपना काफ़ी समय खेल में क्यों व्यतीत करते हैं। इस बारे में अलग अलग विचार हैं। कुछ शोधकर्ताओं के मतानुसार खेल जीवन की समस्याओं और वास्तविकताओं से पलायन है, यानी कुछ शोधकर्ता कहते हैं कि खेल इसलिए खेला जाता है ताकि वे अपनी वास्तविकता और जो समस्या होती हैं उससे वो एक प्रकार से पलायन कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई विशेष परिभाषा नहीं है। अन्य लोगों के दृष्टिकोण माध्यम है, पलायन करने और दुखों को बुलाने का एक माध्यम है। कुछ व्यक्ति खेल को एक विश्रामदायक क्रिया के रूप में भी देखते हैं। अन्य लोग खेल क्रियाओं के बारे में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण यह है कि खेल द्वारा बच्चे वयस्कों की भूमिका निभाने के लिए तैयार होते हैं। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि खेल द्वारा बच्चों को क्या लाभ होता है। यानी आपने बच्चे बहुत सारे देखे होंगे, आपके आसपास में देखे होंगे कि बच्चे कोई पापा बन जाता है, कोई मम्मी बन जाता है, फिर और वो मतलब जो क्रिया होती हैं परिवार में वो ऐसा करने लगते हैं क्या वो क्योंकि बच्चे ज़्यादातर हैं बच्चे बड़ों का अनुकरण करते हैं, यानी जो बड़े लोग बड़े वयस्क व्यक्ति हैं उनका वो अपने उन्हें वो मॉडल मानने लगते हैं, यानी वे जैसा करते हैं वे वैसा करने का प्रयास करते हैं कि हम भी ऐसा करें। तो इसलिए कुछ ने कहा है कि बच्चे वयस्कों की भूमिका निभाने के लिए तैयार होते हैं खेल में। यह समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि खेल द्वारा बच्चों को क्या लाभ होता है। सभी शोधकर्ता इस बात से सहमत हैं कि बच्चे खेल द्वारा बहुत कुछ सीखते हैं और खेल से विकास को गति मिलती है। अध्ययनों से यह प्रमाणित तो होता है कि जिन बच्चों को खेलने के अवसर और प्रेरणा नहीं मिलती वे विकास के हर क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं। यानी कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें खेलने के लिए अवसर प्रदान नहीं किए जाते हैं, यानी नहीं खेल पहुंचते हैं, तो वे आखिरकार पिछड़ जाते हैं, ऐसे शोधकर्ताओं का मानना है। अनाथालय और इसी प्रकार की संस्थाओं में रहने वाले बच्चों के अवलोकन द्वारा कुछ प्रमाण मिले हैं। इस प्रकार की सभी संस्थाएं बच्चों को भोजन, आश्रय, कपड़ा और शिक्षा प्रदान करती हैं। यानी जो अनाथालय होते हैं वहाँ पर बच्चे के लिए ज़्यादातर शारीरिक आवश्यकता होती हैं, उस पर ही ध्यान दिया जाता है, जैसे उनके लिए भोजन है, कपड़े हैं, नहलाना है, धुलाना है। परंतु शोध कपड़े और शिक्षा प्रदान करती, परंतु शोध से यह पता चलता है कि अधिकतर मामलों में यह संस्थाएं अनुकूलतम विकास के लिए उचित वातावरण प्रदान नहीं कर पाती। यानी अनुकूलतम विकास क्या है, यानी अनुकूलतम विकास में वह है कि अनुकूलतम विकास में यानी शारीरिक विकास भी हो, उसमें मानसिक भी हो, संज्ञानात्मक हो, भावात्मक हो, सामाजिक हो, तो वो अनुकूलतम विकास है। लेकिन वहाँ पर अनुकूलतम विकास नहीं हो रहा है, वहाँ पर सिर्फ एक ही क्षेत्र को विशेष ध्यान दिया रहा है। वहाँ कौन सा क्षेत्र है, शारीरिक। ओके, इससे पहले हमने जो विकास के क्षेत्र पढ़े थे वो हमने पढ़े थे इससे पहले दूसरे चैप्टर में पढ़े थे, तो उनको देख लेना। तो शिक्षा प्रदान करती है, परंतु सोच से यह पता चलता है कि अधिकतर मामलों में यह संस्थाएं अनुकूलतम विकास के लिए उचित वातावरण प्रदान नहीं कर पाती। प्राय एक ही पालनकर्ता बहुत सारे बच्चों की देखभाल करती है और इस कारण हर बच्चे को पर्याप्त समय नहीं दे पाती। वहाँ ना तो शिशुओं से कोई अतिरिक्त बात करता है, ना उन्हें दुलारता है, ना ही कोई उनसे
खेलता है, यानी एक माँ होती है। यानी यहाँ अनाथालय है तो यहाँ पर एक पालन करता है, तो वो सब बच्चों की वो एक ही देखभाल करती है, तो वो उसके साथ एक एक के साथ बातचीत कैसे कर पाएगी। लेकिन एक माँ होती है वो एक बच्चे पर ही विशेष ध्यान देती है, यानी उस अपने बच्चे पर ध्यान देती है। जब परिवार में, ये तो अनाथालय की बात हो गई, लेकिन जब परिवार में एक माँ अपने बच्चे का पालन करती है तो उनसे वो बातें करती हैं, उससे ज़्यादा समय व्यतीत करती है उसके साथ, उसे बोलती है, उनके प्रश्नों का जवाब देती है, तो उसका विकास बहुत अधिक हो पाता है। इसलिए तो जो अनाथ बच्चे हैं वो ज़्यादातर पिछड़ जाते हैं, उनकी शिक्षा भी सही और नहीं हो पाती है। बहुत सारे बच्चों की देखभाल करती है और इस कारण हर बच्चे को पर्याप्त समय नहीं दे पाती है। वहाँ ना तो शिशुओं से कोई अतिरिक्त बात करता है, ना उन्हें दुलारता है, ना कोई उनसे खेलता है। शारीरिक देखभाल को अधिक महत्व दिया जाता है, जैसे कि बच्चों के कपड़े बदलना, उन्हें खाना देना और उनके स्वास्थ्य की जांच कराना। ऐसे मौक़ों पर भी वयस्कों और बच्चों में कम से कम बातचीत तथा अंत्यक्रिया होती है। ऐसी स्थिति में पालनकर्ता और बच्चों में परस्पर स्नेह का अभाव रहता है और बालिका अपने आप को भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस नहीं करती है। ऐसी कई संस्थाओं में यह भी देखा गया है कि शिशुओं को जिन पालनों पर लिटाया गया था वे चारों ओर कपड़े से ढके हुए थे, जिसके कारण शिशु पालनों के बाहर कुछ नहीं देख पाते थे। बच्चों के पास पालने से लटके खिलौनों के अतिरिक्त कोई खिलौने नहीं थे और यह खिलौना भी इतनी दूरी लटके हुए थे कि बच्चे इन तक पहुंच नहीं पाते थे। बच्चों का सारा दिन पालने में पड़े पड़े बीतता था और उन्हें कुछ नया देखने, सुनने या छूने की नहीं मिलता। विकास की गति अन्य बच्चों की तुलना में धीमी थी। पालने के आसपास से केवल कपड़ा हटाने पर जब बच्चे अन्य शिशुओं बच्चों को देख पाए तो उनकी स्फूर्ति और सजीवता में बहुत फर्क आया। यानी यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि कई बच्चों के जो झूले होते हैं ना, जो झूले होते हैं, यानी जहाँ पर बच्चों को सुलाया जाता है, यानी झूले में ज़्यादातर बच्चे झूले में झूलते हैं यानी सोते रहते हैं, तो वहाँ पर क्या पाया गया कि ज़्यादातर मतलब बच्चों के वहाँ के जो झूले थे वहाँ के चारों तरफ कपड़े के मतलब पर्दे लगे हुए थे, तो वो आसपास की चीज़ों को नहीं देख पा रहे थे, जिससे उनका जो विकास होता है वो नहीं देख पा रहे थे। और जो खिलौना, बस उसके सिर पर ही खिलौना था, खिलौना भी ऐसा इस दूरी पर को वहाँ पर पहुँच नहीं रहा था। लेकिन मतलब फिर उसके बाद उन्होंने कुछ झूले थे वहाँ पर उन्होंने कपड़े को हटा दिया, तो वहाँ पर बच्चे अपने आसपास के वातावरण, बच्चों को, अन्य बच्चों को भी देख पा रहे थे, जिससे उनमें स्फूर्ति आ गई और उनमें विकास होने मतलब थोड़ा बच्चे देख करके, सबसे पहले बच्चे देख करके सुन करके पढ़ते हैं ना। आपने कौशल पढ़े होंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जी आपके कौशल होते हैं तो सबसे पहले बच्चा देखता है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है उसके वातावरण को दिखाने के लिए। अब हम पढ़ेंगे विकास में खेल की भूमिका, यानी विकास में जो खेल की भूमिका होती है वो क्या क्या है। यानी विकास के क्षेत्र होते हैं संज्ञानात्मक, आपने पढ़ा होगा संज्ञानात्मक, शारीरिक, मानसिक। संज्ञानात्मक मानसिक ही हो गया, शारीरिक हो गया, भाषाई हो गया और भावात्मक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, आइए अब हम विस्तृत रूप से यह पढ़ेंगे खेल हर क्षेत्र के विकास को किस प्रकार बढ़ाता है। पहला पढ़ते हैं हम, खेल संज्ञानात्मक विकास को आगे बढ़ाता है, यानी खेल है वो संज्ञानात्मक विकास में कैसे महत्वपूर्ण है। देखिए हम आप जानते हैं कि बच्चे जिज्ञासु प्रकृति के होते हैं। खेलते हुए बच्चों को वस्तुएं छूने, उन्हें ध्यान से देखने और आसपास के वातावरण की छानबीन करने का मौका मिलता है। ओके, और इससे उन्हें अपने मन में उठते हुए उनके अनेक प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। खेल क्रियाओं के माध्यम से वे आम घटनाओं के घटित होने के कारण भी समझने लगते हैं। बच्चों को इच्छा अनुसार खेलने की अवसर देने से हम उनकी सीखने में मदद करते हैं। खेल बच्चों को खोज करने और उसके द्वारा स्वयं सीखने का अवसर देता है। खोज का अर्थ है घटना और वस्तुओं के बारे में स्वयं पता लगाना। आइए हम तथ्य को हम राधा का उदाहरण लेकर समझे। निम्नलिखित घटना यह दर्शाती है कि किस प्रकार 4 वर्षीय राधा ने खेल ही खेल में मिट्टी के बर्तन की विशेषताओं के बारे में जाना। देखिए क्या उदाहरण है। एक राधा नाम की लड़की है, दीवार के सहारे खड़ी सीढ़ी पर खेल रही थी। खेलते हुए उसने पास पड़ा एक मिट्टी का बर्तन देखा और उससे खेलने लगी। राधा उसे मिट्टी भरती और फिर उसे खाली कर देती। कुछ समय बाद उसने बर्तन को सीढ़ी के आखिरी कदम पर रखने की कोशिश की, यानी कोई मिट्टी का बर्तन था तो उसमें वो मिट्टी भरती, उसे फैलाती, मिट्टी भरती, उसे खाली करती, फिर उसने खाली करके उस बर्तन को, मिट्टी के बर्तन को उसने आखिरी सीढ़ी पर रख दिया। अब देखिए क्या करते हैं, कोशिश की
खाली कर देती। हर कुछ समय बाद उसने बर्तन को सीढ़ी की आखिरी कदम पर रखने को कोशिश की। बर्तन गिरकर टूट गया। उसने टूटे हुए टुकड़े की और थोड़ी देर तक देखा, फिर उसने एक टुकड़ा उठाया और दोबारा सीढ़ी पर रख दिया। वह टुकड़ा भी गिर गया और उसके कई छोटे छोटे टुकड़े हो गए। राधा ने इनमें से एक छोटे टुकड़े पर पुनः यह प्रयोग किया। इस बार जब टुकड़ा गिरा तो टूटा नहीं। राधा ने यह टुकड़ा उठाया, उसे थोड़ी देर ध्यान से देखा और फिर उसे फेंक कर वह घर के अंदर चली गई। ये उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो देखिए उसने क्या सीखा, तो देखते हैं इसे क्या सीखा। और राधा ने कई बार टुकड़े को संतुलित करने की कोशिश की और उसे गिरते हुए देखा। इससे यह स्पष्ट होता है कि उसकी उसकी जिज्ञासा जागृत हो गई थी। शायद उसके मस्तिष्क में यह सवाल उठे हो, क्या यह टुकड़ा भी गिरेगा। उसके मस्तिष्क में शायद ही सवाल भी उठा होंगे, तभी तो वो एक टूटने के बाद दूसरा रख दी थी। अगर गिरा तो क्या यह भी टूट जाएगा। और इसलिए उसने उस टुकड़े को बार बार सीढ़ी पर स्थिर रखने की कोशिश की। जब तीसरी बार टुकड़ा नहीं टूटा तब भी वह उतनी ही उत्सुक थी। शायद अपने ही ढंग से वह समझ गई कि बहुत छोटा टुकड़ा नहीं टूटता। उसे यह पता नहीं कि छोटा टुकड़ा क्यों नहीं टूटता, पर निश्चय ही वह यह जानने के लिए उत्सुक होगी। संभव है कि वह किसी से पूछे कि हर बार टुकड़े नीचे क्यों गिरे और टूट गए और आखिरी टुकड़ा क्यों नहीं टूटा। शायद वह ऐसा पूछे। यह तो निश्चित है कि खेलों के दौरान उसे ऐसे ही कई अनुभव होंगे जो उसे यह समझाने में सहायक होंगे कि वस्तुओं के गिरने में क्या होता है। यह सत्य है कि अगर उस छोटे टुकड़े को जोर से फेंका जाए तो वह भी टूट जाएगा। और सम्मत एक बड़ा बच्चा यह कोशिश करके देखता भी है। यानी वो ऐसा करती, वो उसे जोर से फेंकती तो आखिरकार हो सकता वो टूट जाता था। लेकिन अंतिम समय में वही होता कि एक अंतिम टुकड़ा होता वो नहीं टूटता। वो आप बड़े स्तर पर हमने पढ़ लिए हैं कि वो जो एक अविभाजित कण वो ना टूटे वो क्या होता है, परमाणु। तो शायद वो अब नहीं समझ सकती। तो ऐसा होता है कि बड़ा बच्चा फिर उसे बहुत तेजी, यानी वो अपनी विकास की अवस्था के अनुसार, वो राधा नाम की लड़की, उसने अपनी जो क्षमता होती है उसके अनुसार उसने प्रयोग किया। लेकिन बड़ा बच्चा उसे तेज से फेंकता तो वो टूट जाता। परंतु राधा में अभी इस बात को समझने की क्षमता नहीं है और इस कारण उसने यह टुकड़ा जोर से नहीं फेंका। इससे यह स्पष्ट होता है कि बालिका वही सीखती है जिसको वह सीखने के लिए ज्ञानात्मक रूप से तैयार हो। यानी जो निर्णायक अवधि होती है, जो तैयार परिपक्वता होती है, हमने इसे पहले पढ़ ली है। यानी वो ज्ञानात्मक रूप से तैयार नहीं हुई जब तक यह समझने के लिए कि ये टुकड़ा क्यों नहीं टूटा। तो उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार, अपने संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बस ने सोचा कि अब ये टुकड़ा नहीं टूटेगा। ज्ञान दुरुस्त तैयार हो। जैसा कि आपने इकाई 4 में पढ़ा, यह बात इस तथ्य से भी संबंधित है कि बालिका को जो प्रेरक लगता है वह उसके ज्ञानात्मक कौशलों पर निर्भर करता है। खेल किस प्रकार विकास में सहायक होता है, ये हम उसके दूसरे मुद्दे पर विचार करें। खेल में बालिका को अपनी रुचि के अनुसार क्रियाएं चुनने की स्वतंत्रता होती है। इस कारण वह ऐसे खेल चुनती है जो उसके लिए ना तो बहुत सरल हो ना बहुत कठिन, परंतु चुनौतीपूर्ण हो। इस प्रकार वह उन चीज़ों को सीखती है जिन्हें सीखने के लिए वह तैयार होती है। इस प्रकार सीखने की प्रक्रिया बोझ ना बनकर आनंददायक हो जाती है। यानी जो बच्चे खेल रहे हैं, एक कितना प्यारा चित्र दिया है इस बुक में कि यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं मिट्टी में, यानी पौधे लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो भी इनके लिए एक प्रकार से खेल है। उसको उनको क्या पता है कि पर्यावरण स्वच्छ होता है उससे, लेकिन उनके लिए खेल है पेड़ों से खेलना, लगाना, उन्हें पानी देना। इस बात को पुनः दोहराना आवश्यक है कि बच्चे खेल में क्रियाकलाप द्वारा सीखते हैं। यानी जितना क्रियाकलाप करेंगे बच्चे उस तरह ज़्यादा सीखेंगे। तो खेल में ऐसा होता है वो ज़्यादातर क्रियाकलाप करते हैं। ऐसा करने से संकल्पनाओं को अधिक अच्छी तरह समझा जा सकता है। यदि बच्चों को किसी संकल्पना के बारे में केवल मौखिक रूप से बताया जाए और स्वयं करने का मौका नहीं दिया जाए तो वह उसे इतनी अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे। यह बात आपने स्वयं अनुभव भी की होगी। उदाहरण के लिए आपने किसी मित्र के मुख से पकवान बनाने की विधि सुनकर उतना नहीं सीखा जा सकता जितना कि स्वयं पकवान बनाकर। इसी प्रकार अगर आपने राधा को केवल बताया ही होता कि मिट्टी से बना एक छोटा सा टुकड़ा गिरने पर नहीं टूटेगा, तो यह लगभग निश्चित है कि राधा को यह बात समझना नहीं आती और वह इस जानकारी में रुचि भी नहीं लेती। यदि हम उस राधा नाम की लड़की से कहते कि मिट्टी का एक टुकड़ा होता है तो वो एक छोटा होता है तो वो टूटता नहीं है,
लेकिन वो ऐसा नहीं समझ पाती। लेकिन जब उसने खुद ने क्रियाकलाप किया, खुद ने करके देखा, तो वो समझ गई कि हाँ, छोटा टुकड़ा होता है वो टूटता नहीं है। तो बच्चे करके ज़्यादा सीखते हैं, इसलिए कहते हैं ना लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे करके ज़्यादा सीखते हैं। एक करके सीखना है ना, ये तो हमने अपनी हमारी जो रीड थी उसमें साइकोलॉजी में और शिक्षण विधियों में इतना इतना पढ़ा कि भाई ऐसा लग रहा था कि बच्चे क्या करके ही ऐसे ही सीखते हैं। लेकिन जो इसमें जो पूरी विस्तार से दिया है ना, अब समझ में आया है कि हाँ, बच्चे मतलब ऐसी क्रिया करते हैं जब ऐसा सीखते हैं। बस उसमें तो लिखा था बच्चे क्रिया करके सीखते हैं, तो वो क्या होगी, एक रटंत प्रक्रिया होगी। जैसे बच्चों की समझने की क्षमता होती है ना, वो नहीं मिल पाती। इसलिए एक बार आप पुस्तकों को जो विस्तार दी हुई है ना, उनको पढ़ा करें, अपनी रुचि को जागृत करें पढ़ने के लिए। बुकों को अधिक से अधिक पढ़ें, ज़्यादा निर्भर मतलब शॉर्ट नोट्स पर नहीं रहें। एक बार पुस्तकों को जरूर पढ़ें। पालनकर्ता की भूमिका, यानी एक पालनकर्ता की भूमिका क्या होती है उनके संज्ञानात्मक विकास में। उसको, यानी वो राधा नाम की लड़की थी, तो उसमें वो क्या करती थी, एक पालनकर्ता देखिए उसके साथ होती तो क्या होता। यह तथ्य है कि बच्चे कुछ करने से सीखते हैं का अर्थ यह नहीं है कि पालनकर्ता की उसमें कोई भूमिका ही नहीं है। इस सबसे पहले पालनकर्ता की आवश्यकता इसलिए है कि वह बच्चों को उनकी खोज समझाने में मदद कर सके। शायद राधा यह समझ गई हो कि बहुत छोटे टुकड़े नहीं टूटते, पर यह हम निश्चित रूप से नहीं कह सके। शायद राधा यह नहीं कह सकते। यह तो है ही कि ऐसे अन्य अवसर मिलने पर वह यह बात समझ जाएगी, परंतु पालनकर्ता यह सीखने में उसकी मदद कर सकती है। उदाहरणतः अगर पालनकर्ता राधा के साथ होती तो राधा का ध्यान उन संभावनाओं की ओर केंद्रित कर सकती थी जिसके बारे में राधा ने सोचा नहीं था। वह यह कह सकती थी, राधा, क्या तुमने यह देखा कि बर्तन तो टूट गया, पर छोटे टुकड़े क्यों नहीं टूटे। द्वितीय, पालनकर्ता बच्चे की खोज को विस्तृत कर सकती है। यह राधा से नए प्रयोग करने को कह सकती थी, जैसे कि राधा, अब इस छोटे टुकड़े को मुलायम सतह पर फेंको, जैसे घास, रेत या पानी, और देखोगे क्या होता है। इससे वह प्रयोग अन्य खोज का कारण बनता, जैसे कि बाहरी चीजें पानी में डूब जाती हैं, घास में मिट्टी का टुकड़ा नहीं टूटता, इत्यादि। इसके साथ साथ पालनकर्ता को चाहिए कि बच्चों को खोज के लिए अवसर प्रदान करें। बच्चे तभी ही सीखते हैं जब उन्हें खेल सामग्री से खेलने दिया जाता है और स्वयं कुछ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अंत में पालनकर्ता को सदैव इस बात की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए कि बच्चे स्वयं कुछ खोज करें। उसे बच्चों के लिए ऐसी गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए जिनके द्वारा बच्चे कुछ नया सीख सकें। जब पालनकर्ता ऐसा कर रही हो तो उसे बच्चों की रुचि और संज्ञानात्मक विकास के स्तर को भी ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरणतः पानी से खेले जाने वाले खेलों को लीजिए। बच्चों को पानी से भरा बर्तन और कुछ अलग अलग तरह की वस्तुएं, जिनमें से कुछ पानी में तैरने वाली और कुछ डूबने वाली हो, दीजिए। जब बच्चे इन चीज़ों को पानी में डालेंगे तो वे देखेंगे कि कुछ वस्तुएं जैसे पत्ते हैं, टहनियाँ हैं, कागज के टुकड़े हैं, तो पानी के ऊपर तैरते हैं, जबकि चम्मच, पत्थर आदि पानी में डूब जाते हैं। तत्पश्चात आप बच्चों से इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं कि क्यों कुछ वस्तुएं डूब जाती हैं और कुछ क्यों तैरती रहती हैं। तो वो बच्चा करके सीखता था। बच्चे उस पानी में जो वस्तुएं थी उनको डालते थे, फिर वे देखते थे कि कौन सी वस्तु डूब रही है, कौन सी वस्तु नहीं डूब रही है। तो करके ज़्यादा सीखते हैं बच्चे। तो उन्होंने प्रयोग किया है, प्रयोग करना चाहिए, ऐसा बच्चों के साथ जरूर करना चाहिए। इस प्रकार पालनकर्ता बच्चों को खेल के माध्यम से रंग, आकार, अंक, मौसम, विभिन्न प्रकार की चिड़ियों और पौधों इत्यादि के बारे में जानने में मदद कर सकते। खेल द्वारा बच्चे बड़ी और छोटी, लंबी और ठेगनी, हल्की और भारी जैसी संकल्पनाओं से भी परिचित होते हैं। जिस प्रकार ज्ञानात्मक विकास के लिए पालनकर्ता को क्रियाकलाप आयोजित करना अनिवार्य है, उसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में विकास प्रोत्साहित करने के लिए भी पालनकर्ता को विकास के अनुसार क्रियाकलाप आयोजित करने चाहिए। इन क्रियाकलापों के बारे में आप अगले खंडों में विस्तार से पढ़ेंगे। ये तो हमारा फर्स्ट खंड चल रहा है, लेकिन जो अन्य खंड हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन खेलों के बारे में कौन कौन सी क्रिया करनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे खेल कल्पनाशीलता और सृजनात्मक को बढ़ावा देता है। यानी हमने पढ़ लिया कि खेल बच्चों की संज्ञानात्मक विकास को कैसे बढ़ाता है। अब हम देखेंगे कि खेल क्रिया बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को कैसे बढ़ाता है। तो देखिए,
खेल में बच्चे कल्पना द्वारा अलग अलग भूमिका निभाते हैं। ऐसा करते हुए उनकी बातचीत और व्यवहार उसी व्यक्ति के अनुसार होता है जिनकी वह भूमिका कर रहे हैं। इस कल्पना में भी उन व्यक्तियों के विचारों और भावनाओं को भी प्रदर्शित करते हैं। उदाहरणतः खेल में बालिका गुड़िया की माँ बनकर गुड़िया को खेती है। यानी जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं वो गुड्डा गुड़िया का खेल खेलते हैं, तो एक बालिका है वो अपनी गुड़िया से खेलती है और गुड़िया की माँ बनकर, यानी वो गुड़िया की माँ बन जाती है और कहती है उसे टॉफी नहीं मिलेगी। यानी बालिका कह रही है गुड़िया से कि आपको टॉफी नहीं मिलेगी क्योंकि यह उसके लिए हानिकारक है। शायद उसने वो ऐसा क्यों करी, शायद उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब बालिका ने अपनी माँ से टॉफी मांगी थी तो बिल्कुल वही बात बालिका की माँ ने उसे समझाई थी। इस प्रकार बच्ची खेल खेल में माँ की नकल करके उचित व्यवहार सीख रही है। नाटक करना बच्चों के खेल का एक अभिन्न हिस्सा है। खेल में बालिका वास्तविकता से हटकर बहुत कुछ सृजनात्मक करती है। एक टूटी प्लेट, यानी एक टूटी प्लेट है, 3 वर्षीय बालिका के लिए टेबल बन जाती है। यानी एक टूटी प्लेट है वो उसके लिए टेबल बन जाती है। तो वो क्या है, मतलब वास्तविक, वैसे तो वो प्लेट है लेकिन वो वास्तविकता से हटकर वो उसको क्या मान रही है, प्लेट को एक मेज मान रही है, टेबल मान रही है। और इस एक 10 वर्षीय बालिका के लिए अंतरिक्ष यान, यानी एक 3 वर्ष की बालिका है उसके लिए तो वो प्लेट क्या हो गई, टेबल हो गई। लेकिन 10 वर्षीय बालिका के लिए वो क्या हो गई, यान हो गया, यानी अंतरिक्ष यान हो गया। माचिस के डिब्बों की पंक्ति रेलगाड़ी बन जाती है और इस रेलगाड़ी से देखते हुए खेलते हुए बच्चे जंगल से गुजरने, नदी पार करने और डकैतों से लड़ने का नाटक करते हैं। आप यहाँ देखकर हैरान हो गए रेल पटरी पर ना चल कर सड़क पर चल रही है। यह आवश्यक नहीं कि खेल यथार्थ ही दर्शाएं। खेल एक ऐसी लचीली स्थिति है जो कि बच्चों को सृजनात्मक होने का मौका देती है। खेल कल्पना शक्ति को विकसित करता है और यह बच्चों को दैनिक स्थितियों से जूझने में मदद करता है। खेल, अब तीसरा पढ़ेंगे हम कि खेल शारीरिक और क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देता है। हमने 2 पढ़ ले, संज्ञानात्मक, कल्पनाशीलता, और तीसरा पढ़ेंगे हम शारीरिक और क्रियात्मक विकास को कैसे बढ़ावा देते हैं खेल। पिछली इकाई में आपने पढ़ा कि शारीरिक क्रियात्मक कौशलों का विकास अभ्यास करने पर निर्भर करता है। खेल एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों को अभ्यास को पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। निम्नलिखित घटना इस बात को स्पष्ट करती है। एक 4 महीने की शिशु की माँ उसके आगे झुनझुना रख देती है, यानी खेलने का शिशु का ध्यान झुनझुने की तरफ आकर्षित होता है और वह अपनी पीठ से पेट पर पलट कर उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। 4 महीने का बालक है, वो झुनझुने को लेने के लिए जा रहा है, यानी पेट केवल जा रहा है, तरफ आकर्षित होता है। वह अपनी पीठ से पेट पर पलटकर उस पहुंचने की कोशिश करता है। यह करने के लिए मांसपेशियों का समन्वय जरूरी है। बार बार झुनझुने तक पहुंचने के प्रयास में शिशु को पलटी खाने के अवसर मिलता है और धीरे धीरे वह यह आसानी से कर लेता है, लेकिन उसमें प्रयास की बहुत ज़रूरत है। वो ऐसा बार बार करेगा तो उसका एक समय आएगा कि वो आसानी से उसे ले लेगा। बच्चे जब ईंटों की एक पंक्ति पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, दीवार फांदते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, झूले पर लटकते हैं, दौड़ने के खेल खेलते हैं, साइकिल की सवारी करते हैं, तो उनकी बृहद मांसपेशियों का समन्वय बढ़ता है। खेल खेल में जमीन में गड्ढे खोदने, पत्तियों के हार बनाने, चित्र बनाने और उनमें रंग भरने में बच्चों की लघु मांसपेशियों का विकास होता है, यानी उनकी मांसपेशियां होती हैं। आप आगे पढ़ेंगे इसमें सूक्ष्म मांसपेशियां और स्थूल मांसपेशियां, यानी जो स्थूल मांसपेशियां किसमें काम आती हैं, बृहद मांसपेशियां काम आती हैं। ये हाथ है, पैर है, कूदना, दौड़ना, चलना फिरना, ये क्या हो गई, स्थूल मांसपेशियां काम आ रही हैं। लेकिन जो लिखते हैं इसमें उंगलियों की आवश्यकता पड़े तो ये क्या आएंगी, स्थूल चित्र बनाना, इसमें क्या है, स्थूल मांसपेशियां काम आ रही हैं, तो इनका विकास होता है। अब हम पढ़ेंगे खेल भाषाई विकास में सहायक। हमने पढ़े थे ना कि विकास के क्षेत्र हैं संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भाषाई और सामाजिक। तो हम पढ़ेंगे कि भाषाई विकास में खेल कितना रोल निभाता है अपना। तो अगले खंडों में आप पढ़ेंगे कि बच्चे बोलना कैसे सीखते हैं, परंतु या तो स्पष्ट है कि भाषा सीखने के लिए उनका भाषा को सुन पाना और बोल पाना आवश्यक है। यदि कोई बच्चा सुन नहीं रहा है तो वो बोल कैसे पाएगा। वो हमने पढ़ा था इससे पहले कि बच्चे की माँ गूंगी है तो वो बोलना बहुत पीछे सीखता है, तो ऐसे हमने पढ़ा था इससे पहले।
आवश्यक है बोलपन आवश्यक है पालनकर्ता के साथ परस्पर विनोदशील क्रियाओं में बच्ची को भाषा सुनने के बहुत अवसर मिलते हैं जो उसे बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। जब बालिका करीब 9 महीने की होती है तब वह गा गा वे माँ माँ मम मम जैसे कई स्वर निकालती है। यानी सबसे पहले बालिका के जो भाषा का विकास होता है तो सबसे पहले वो स्वरों को उच्चारण करती है। ज़्यादातर वो स्वरों का ही उच्चारण करती है क्योंकि उसे बोलने में सहूलियत होती है और जो व्यंजन होते हैं उसमें कुछ कठिनाई होती है, तो इसलिए सबसे पहले बालिका स्वरों से ही अपनी भाषा बोलना का विकास करती है, निकालती है। इनमें से कुछ स्वर वयस्कों की भाषा से मिलते जुलते हैं। पालनकर्ता नवायों को सुनकर बहुत खुश होते हैं और बालिका के उच्चारण को दोहराते हुए उसे पुनः बोलने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह भाषा की शुरुआत है। इस अंतर क्रिया के दौरान बालिका विभिन्न ध्वनियों के बीच अंतर को सीखती है। यह क्षमता उसे बाद में अब्बा और अम्मा जैसे शब्दों में भेद करने में मदद करती है और वह उन्हें अलग अलग शब्दों के रूप में पहचान पाती है। खेल में बच्चे चौकोर, गोल, सीधी और वक्र रेखा जैसी विभिन्न आकृतियों को भी समझने लगते हैं जो बाद में उन्हें भिन्न अक्षरों को पहचानने में मदद करते हैं। खेलते हुए बच्चे या सीखते हैं। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि बच्चे अक्षरों की पहचान किन क्रियाओं के पहले करने से सीखते हैं। यानी अक्षर कब पहचानते हैं? पहले जब वो ऐसे बच्चे होते हैं वो कुछ ऐसी रेखा काटते हैं, कोई ऐसे काटते हैं तो उनका क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। यानी वो ऐसा करते हैं तो उनमें क्या होता है? वो लिखने की मतलब ऐसे जब बच्चे लिखते हैं तो वो क्या करते हैं? सीधी रेखा काटेंगे, कभी ऐसे काटेंगे, मतलब जो स्क्रिप्लिंग होती है ना, ऐसे जो कुछ करते रहते हैं वो भाषा हमको समझ में नहीं आती है, लेकिन बच्चे कुछ ना कुछ तो उसे करते हैं। उनकी मांसपेशियाँ होती हैं तो वो ऐसा करते हैं तो उन्हें चौक और गोल, सीधी और वक्र रेखाएं जैसी विभिन्न आकृतियों को भी समझने लगते हैं जो बाद में उन्हें भिन्न अक्षरों को पहचानने में मदद करते हैं। ऐसा भी करते हैं तो उन्हें बड़े हो जाते हैं तो उन्हें सहूलियत होती है अक्षरों को पहचानने में मदद करते हैं। खेलते हुए बच्चे यह भी सीखते हैं कि काला और लाल वृत्त या छोटा और बड़ा वृत्त सभी गोलाकार हैं। इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि का अक्षर का ही रहता है, चाहे वह शब्द की शुरुआत में हो या अंत में। खेल ही खेल में वह पहले और बाद बाएं और दाएं, ऊपर और नीचे जैसी संकल्पनाओं का अर्थ सीखते हैं जो कि लिखना और पढ़ना सीखने के लिए अति आवश्यक है। आपने यहाँ तो देखा ही है कि खेल क्रियात्मक विकास में सहायक होता है जो कि लिखना सीखने के लिए आवश्यक है। आप जानते हैं कि बच्चे सहजता से ही सीखते हैं। जिनमें उनकी रुचि होती है वह बात लिखना और पढ़ना सीखने के लिए भी सकते हैं। कहानियाँ सुनने से बच्चों में स्वयं उन्हें पढ़ने की इच्छा जागृत होगी। यानी जब बच्चे कहानी सुनेंगे तो उन्हें पढ़ने की इच्छा जागृत होगी और वह पढ़ने को लिखने के लिए प्रेरित होंगे। अगर बालिका को लिखना नहीं आता और पालनकर्ता उस पर लिखने के लिए दबाव डालती है तो संभवतः बालिका लिखना पाए वह ऐसी कोशिश असफलता से हताश हो सकती है। परंतु लिखना सीखने की प्रक्रिया को यदि खेल बना दिया जाए जिसमें बालिका जमीन पर लिखे हुए क पर छोटे छोटे पत्थर रखे, उसकी रूपरेखा पर चले या का अक्षर के बिंदुओं को जोड़कर का लिखे तो वह धीरे धीरे का की रूपरेखा से परिचित हो जाएगी। इस प्रकार उसे मजा भी आएगा और बिना दबाव के लिखना सीख सकती है। बच्चों को आप डायरेक्ट यहाँ ना सिखाइए कि बच्चों का कलम लिखो, का कलम रखो, इसको आप लिखो। इसको आप जब बच्चा होता है छोटा तो उसकी मांसपेशियाँ भी इतनी काम लायक नहीं होती कि वो ऐसा लिख सके। हमारे लिए तो ये आसान है लेकिन बच्चों के लिए तो ये बहुत कठिन है ना। यदि हो सके तो आप उन्हें जमीन है उस पर एक पत्थर रखिए, यहाँ पर पत्थर रख दिया, यानी यहाँ पर पत्थर रख दिया, यहाँ रख दिया, फिर यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया, ऐसे उसका एक काकलम बन गया। या फिर उस पर ऐसे इन्हें चढ़ाइए तो वो उसकी रूपरेखा को पहचान पाते हैं। खेल के द्वारा बच्चों के सामाजिक होना सीखते हैं। यानी हमने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे सामाजिक विकास कैसे होता है खेल से। जब माँ शिशु को नहलाती है, कपड़े पहनाती है, सुलाती है और उसकी अन्य सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखती है तो इन अंतःक्रियाओं के दौरान बालिका माँ को पहचानने लगती है। उसका माँ से लगाव भी बढ़ता है। आप जानते हैं कि शिशु का पहला सामाजिक संबंध और जिसका उसके भावी संबंध मतलब शिशु का पहला सामाजिक संबंध है माँ।
उसकी माँ से पहला संबंध बनता है, उस सामाजिक संबंध जो उनसे वो बातचीत करती है, जिसका उसके भावी संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में बच्ची अपने हाथों और पैरों से तथा आसपास की वस्तुओं से खेलती है। इससे शिशु को यह पता चलता है कि उसका शरीर आसपास की वस्तुओं से अलग है। ऐसे अनुभवों के द्वारा उसकी अपने बारे में धारणा विकसित होती है। खेल के दौरान बालिका यह समझती है कि लोगों और वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। यह समझने लगती है कि रोने पर माँ उसके पास आएगी, जब वह हंसेगी तो माँ भी हंसेगी और उसे गोद में उठा लेगी। जब वह यहाँ एक डिब्बे को धक्का देती है तो वो उससे दूर हो जाता है। परिवेश को जानने और विभिन्न स्थितियों से जूझने से बालिका का आत्मविश्वास बढ़ता है और उसे स्वावलंबी होने का यानी खुद से काम करने का एहसास होता है। जैसे जैसे बालिका बड़ी होती है वह अन्य बच्चों के साथ खेलती है। उनके साथ खेलते हुए आपस में चीज़ें बांटना, नियमों का पालन करना, अपनी बारी की प्रतीक्षा करना सीखती है। इस प्रकार वह अन्य लोगों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखना और उनको महत्व देना भी सीखती है। खेलते समय बच्चे अक्सर वयस्कों की नकल करते हैं। इस प्रकार के उपयुक्त व्यवहार और उन भूमिकाओं को सीखते हैं जो कि बच्चे उन्हें बड़े होकर निभाने होगी। खेलते हुए परस्पर क्रिया में भी विभिन्न प्रकार के कार्यों, त्योहार, धारणा और परंपराओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए इसमें बहुत शानदार चित्र दिया है। बच्चे इसमें समूह में खेल रहे हैं। आपने शायद बहुत खेला होगा, जब हम एक दुपट्टे को या एक साफी को हम एक क्या गुल्ला जमाएगी, मतलब ये हमारी भाषा में गुल्ला जमाई कहते हैं कि गुल्ला जमाएगी ढूकेगा तो मारेगा, गुल्ला जमाएगी ढूकेगा तो मारेगा। यदि उसके पीछे रख देते हैं फिर उसको पता नहीं पड़ता तो उसमें उस साफी से देते हैं, फिर वो उठता है, फिर वो रखता है, यानी उसे डूबने नहीं देते हैं, लेकिन उसे महसूस कराया जाता है कि हाँ आपके पास जो कुछ रखा है। तो ये बहुत अच्छे शानदार खेल होते हैं, इसमें बच्चों को बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आप देख ही रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे भावात्मक विकास, यानी खेल से भावात्मक विकास कैसे होता है। खेल क्रियाएं बच्चों को हर्ष, उल्लास, क्रोध, भय और दुख को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है। खेल में कुछ भी मन चाह करने की छूट होती है, बशर्ते कि उससे किसी को हानि ना पहुंचे। खेल उन भावनाओं और संवेगों को व्यक्त करने का मौका देता है जो अन्य स्थितियों में अभिव्यक्त नहीं की जा सकती। उदाहरण, खेल में पिता की भूमिका का अभिनय करते हुए बालिका दूसरे बच्चे को अपनी आज्ञा का पालन करने के लिए कह सकती है। ऐसा वह अन्य स्थितियों में शायद ना कर सके। लड़ाई का दृश्य खेलते समय वह जोर से चिल्ला सकती है, वस्तु इधर उधर पटक सकती है और अन्य बच्चों को मारने का नाटक कर सकती है। अथवा वो सब कर सकती है जिसकी अनुमति उसे आमतौर पर नहीं मिलती। 4 वर्षीय रया को अक्सर अपने माता पिता से मामूली सा नियम तोड़ने पर भी डांट पड़ती है। छोटी से छोटी गलती के लिए उसे पिता से थप्पड़ खाना पड़ता था। पिता उसे कमर की पेटी से पीटते थे। वह बच्चा कुर्सी पर बैठकर कल्पना करता कि कुर्सी घोड़ा है और कुर्सी को पेटी से मारते हुए कहता, तेज चलो और तेज। इससे स्पष्ट है कि बच्चे का मन अपने पिता के प्रति गुस्से और गुड़न से भरा हुआ है, परंतु इन भावनाओं को यथार्थ रूप में अपने पिता के प्रति व्यक्त नहीं कर सकता। यह काल्पनिक खेल स्थिति उसे अपने गुस्से और भावनाओं को व्यक्त करने का मौका देती है। इस तरह खेल द्वारा अव्यक्त भावनाएं उभर कर सामने आती हैं। उपयुक्त उदाहरणों में आपने देखा कि बच्चों के खेल में उनकी भावनाएं और मनोदशाएं स्पष्ट रूप से झलकती हैं। इसलिए खेल बच्चों के लिए उपचार या चिकित्सा है जो परिस्थिति के अनुसार सामान्य भावात्मक प्रतिक्रिया नहीं दर्शाता। इस चर्चा से आप समझ ही गए होंगे कि खेल बच्चों के विकास में मदद करके उन्हें भविष्य की भूमिकाओं के लिए तैयार करता है। खेल में सीखी गई संकल्पनाएं, पढ़ने लिखने के कौशल और समूह खेल में हिस्सा लेने की क्षमता तथा बाद में स्कूल में समायोजन में मदद करते हैं। तो खेल औपचारिक शिक्षा की तैयारी में सहायक होता है। यानी औपचारिक शिक्षा क्या है? औपचारिक शिक्षा वह है जो स्कूल में दी जाती है, लेकिन जो औपचारिक शिक्षा से पहले जो शिक्षा प्राप्त करी जाती है वो अनौपचारिक होती है, लेकिन बच्चा वहाँ पर अपना विकास बहुत हद तक कर लेता है खेल के द्वारा। मतलब आपस में जो भाषाई आदान प्रदान होता है उसके द्वारा ज़्यादातर बच्चे करके ज़्यादा सीखते हैं। आप उस पर ध्यान दीजिए। तो खेल ही ऐसा एक साधन है जहाँ पर करने का अवसर मिलता है। शिक्षा की तैयारी में सहायक होता है। खेल प्रश्न पूछने और खोजबीन करने की मनोवृत्ति को भी परिभाषित करता है। जैसे जैसे बच्चे नई चीज़ें सीखते हैं और उनमें निपुणता प्राप्त करते हैं,
वह अपने बारे में आश्वस्त होते हैं। यह बढ़ता हुआ आत्मविश्वास उन्हें चुनौतियां स्वीकार करने के लिए तैयार करता है। अब आएंगे हमारे खेल, बच्चों के विकास के बारे में जानने का माध्यम, यानी खेल के द्वारा हम बच्चों के कैसे जान सकते हैं। खेल ही है जिसमें वह खेल के यदि आप बच्चों को खिला रहे हैं, यानी बच्चों को आप समूह में एक मतलब प्रशिक्षण व्यक्ति उन्हें खिला रहा है, यानी खेल खिला रहा है, तो उसे बच्चों को पहचानने में मदद मिलेगी कि बच्चा कैसा है, उसका संज्ञानात्मक विकास कैसा है, वो खेलने में कैसा है, वो भाषाई विकास कैसा है, उसका क्रोध भाव कैसा है, उसका धैर्य धीरज क्या है। वो सब खेल ही है जिसमें बच्चे की पहचान करी जा सकती है कि बच्चा कैसा है। बच्चों के खेल का अवलोकन करने से उनकी योग्यताओं, जानकारी का स्तर और व्यक्तित्व के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। हमने जो बोधात्मक प्रश्न था 2 नंबर, वो हमने छोड़ दिया है, आप उसे पढ़ लेना। वैसे इसमें कोई खास नहीं है, ऊपर एक क्रिया दी गई है, उसको पढ़ ले रहे हैं। अब हम चलते हैं कि बच्चों के खेल का अवलोकन करने से उनकी योग्यताएं, जानकारी का स्तर और व्यक्तित्व के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि बच्चों को खेलते समय ना तो रोक टोक होती है, ना ही उनका खेल वयस्कों द्वारा निर्धारित होता है, अतः खेल के दौरान वे जो भी कुछ करते हैं वह सर्वोत्तम होता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे खेल स्थितियाँ किस प्रकार हमें बच्चों के विकास के स्तर के बारे में जानकारी प्रदान कर सकती हैं। जब माँ बच्ची के साथ खेलते हुए अपनी चूड़ियाँ बजाकर उसको मन बहलाती है और बच्ची ध्वनि की ओर अक्सर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाती है, तो इसकी ओर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। यह चिंता का विषय है। इससे बच्चे की श्रवण शक्ति में असामान्यता का संवेग मिलता है और इसकी जांच तुरंत करवानी चाहिए। बच्चों का पत्रों को आकार अनुसार अलग रख पाना, पत्तों का उनकी आकृति के अनुसार विभिन्न समूह बना पाना या फूलों को उनके रंग अनुसार रख पाना या योग्यताएं बच्चों की इन संकल्पनाओं, आकार, आकृति, रंग की समझ को प्रतिबिंबित करती है। यह क्रिया हमें उनके संज्ञानात्मक विकास का बोध कराती है। यानी खेल से हम एक विशिष्ट बच्चे की पहचान कर सकते हैं, यानी इसमें कोई कमी तो नहीं। यानी एक माँ है, इसमें एक प्रयोग दिया है, एक माँ है जो अपनी चूड़ियों को खनका रही है, लेकिन बच्चा का उसके प्रति आकर्षित तो होना चाहिए, यानी आकर्षित होना चाहिए, लेकिन वो आकर्षित नहीं हो रहा है। तो आप उसकी पहचान करिए कि ये सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, यानी इसको सुनाई नहीं दे रहा हो, शायद ऐसा हो सकता है ताकि वैसे उसे ध्यान नहीं दे रहा हो, लेकिन ऐसा है तो उसे तत्काल जांच करवानी चाहिए और उसकी जो कमी है उसको दूर करना चाहिए। खेल के अवलोकन द्वारा हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चों को संकल्पना की समझ वास्तव में है अथवा वे उन्हें बिना समझे हुए केवल स्मृति से दोहरा रहे हैं। निम्नलिखित घटना से आपको यह स्पष्ट हो जाएगा। 3 वर्षीय मंजू 1 से 10 तक सही क्रम में गिनती बोल सकती थी। इससे हमें यह सोच लिया कि उसे इन अंकों का ज्ञान है, परंतु उसको खेलते देख यह पता चला कि वास्तव में ऐसा नहीं था। एक अन्य बच्चे के साथ पत्थरों से खेलते समय मंजू ने कहा, तुम एक पत्थर लो और मैं 4 लूंगी। उसने बच्चे को एक पत्थर दिया, परंतु स्वयं मुट्ठी भर यह कहते हुए रख लिए कि वे 4 हैं। शायद मंजू को एक और अनेक का मतलब तो मालूम था, पर 2, 3, 4 या 5 के बीच अंतर का ज्ञान नहीं था। इसलिए तो उसने मुट्ठी भरकर उन कंकड़ों को उठा लिया और दूसरे बच्चे को एक पत्थर दे दिया, लेकिन वो कह रही थी मैं 4 पत्थर लूंगी, लेकिन वो उसे ज्ञान नहीं है ना कि 4 हैं कि बहुत सारे हैं। बच्चों के शारीरिक और क्रियात्मक विकास का अंदाजा उन्हें ऊंचाई से छलांग लगाते हुए, पेड़ पर चढ़ते हुए, पैरों पर कूदते हुए, सीढ़ी चढ़ते हुए देखकर लगाया जा सकता है। कुछ 4 वर्षीय बच्चे बिना अटके हुए एक प्रवाह में कहानी सुना देते हैं या उनकी भाषा प्रवीणता और वाक्यों को तार्किक क्रम से जोड़ पाने की योग्यता दर्शाता है। बच्चों द्वारा अपनाए गए हुए चित्र और कहानियाँ उनके क्रियात्मक और ज्ञानात्मक कौशलों के अलावा उनके भावात्मक विकास का भी बोध कराते हैं। जैसा कि आप निम्न उदाहरण में देखेंगे, बालकों का खेल उनके सामाजिक विकास को भी दर्शाता है। खेलते समय अनीता गिर गई और रोने लगी। 4.5 वर्षीय पवित्र ने अनीता को रोते हुए देखा। वह उसके पास आया, उसके आंसू पोंछते हुए कहने लगा, मत रो, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? यानी एक बच्ची है, वो गिर गई, अब दूसरा बच्चा है, वो उसे उठा कर कह रहा है, रो मत, कि आपके लग गई, आपको दर्द हो रहा है। तो वो क्या है, उसको पहचान रहा है कि गिरने से दर्द होता है, लगती है,
और वो उसे चुप करता है, उसके आंसू पोंछता है क्योंकि उसकी माँ ने ऐसा किया हो उसके साथ क्या। तो उसका एक भावात्मक विकास हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है, यानी दूसरे को सहयोग कर रहा है। पर उसके आंसू पोंछते हुए कहने लगा, मत रो, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? जब मैं गिरता हूँ तो मुझे भी दर्द होता है। चलो इस पर दवाई लगा दे, यह ठीक हो जाएगा। इस घटना से पता चलता है कि पवित्र को एहसास हुआ कि अनीता को चोट लगी है और दर्द भी हो रहा होगा। पवित्र ने अनीता के दृष्टिकोण से स्थिति को देखा और उसकी भावना को समझा। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक सामाजिक विकास हुआ। तो बच्चे खेल खेल में जो विकास के क्षेत्र हैं, चाहे संज्ञानात्मक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे भाषाई हो, चाहे भावात्मक, ये 5 क्षेत्र हैं बाल विकास के क्षेत्र हैं। तो एक खेल के द्वारा ये पांचों का विकास कैसे हुआ और उन उदाहरण के द्वारा हमने सीखा। तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे बच्चों का विकास होता है। अब हम सीखते हैं खेल सीखने का माध्यम, यानी खेल है वो सीखने का माध्यम कैसा है, यानी हम खेल के द्वारा हम कैसे सीखते हैं, क्या सीखते हैं। तो देखिए, जब तक हमने यह चर्चा की है कि खेल का क्या अर्थ है और बच्चों के विकास में यह किस प्रकार सहायक होता है, चलिए अब हम पढ़ेंगे बच्चों के लिए सीखने का माध्यम खेल ही क्यों होना चाहिए। शैशवावस्था में चिंतन शक्ति का विकास क्रिया के माध्यम से होता है, यानी शैशवावस्था काल है जो जन्म से 2 वर्ष तक है। तो शैशवावस्था में चिंतन शक्ति का विकास किस प्रकार होता है, देखते हैं। 3 वर्ष की होने तक बालिका अपनी आवश्यकताओं को मौखिक रूप से व्यक्त कर सकती है, लोगों से बात सब कर सकती है, मित्र बना सकती है, चल दौड़ और कूद सकती है, वह औरों की बात समझती है और माता पिता बहन और अन्य लोगों से अंतःक्रिया करती है। वह यह सब कैसे सीखती है? शैशवावस्था में बालिका केवल क्रिया के माध्यम से और स्वयं खोज कर ही सीख सकती है। वह वस्तुओं के बारे में जानने के लिए उनसे खेलती है, उन्हें पकड़ती है, मुंह में डालती है और दूसरों को दिखाती है। वस्तुओं से खेलते हुए वह धीरे धीरे यह समझ जाती है कि जो वस्तुएं उसे नहीं दिखती वे कहीं ना कहीं जरूर विद्यमान है। खेलते हुए जब वस्तुएं गिरती हैं तो बच्ची यह सीखती है कि गिरने पर वस्तुएं टूट भी सकती हैं। अतः प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक, ज्ञानात्मक, भाषाई, शारीरिक और क्रियात्मक कौशलों को सीखने के माध्यम से ही संभव है। यानी जितने भी जो विकास के क्षेत्र हैं वो खेल के माध्यम से ही विकसित होते हैं। अब हम सीखते हैं बच्चे क्रिया से सीखते हैं। देखिए कौन सी क्रिया, वह सर्वमान्य तथ्य है, यानी सभी मानते हैं ये तथ्य है, सर्वमान्य तथ्य है कि स्वयं कुछ करना सीखने का सर्वोत्तम साधन है। यानी आप जो भी कुछ कार्य स्वयं करो तो आप ज़्यादा सीखेंगे। यदि आपके सामने कह दिया जाए कि पकवान ऐसे बनता है, यानी पराठा ऐसे बनता है कि उसको पहले चून को छानो, उससे गूँथो और उसके बाद उसमें बेलो और उसके बाद तवे पे डालिए, घी से बनाइए, तो आप इतना नहीं सीख पाएंगे। लेकिन आप खुद करेंगे, कुछ खराब भी होंगे और फिर कुछ करने का प्रयास करेंगे तो आप ज़्यादा सीख पाएंगे। तो इसलिए बच्चे करके ज़्यादा सीखते हैं, खेल खेल में ज़्यादा सीखेंगे। तो यह सर्वमान्य तथ्य है कि स्वयं कुछ करना सीखने का सर्वोत्तम साधन है। जब बालिका पानी में पत्थर फेंक कर उसे डूबता हुआ देखती है तो फिर एक डंडी को फेंक कर तैरता हुआ, तब हम समझने लगती है कि कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं और कुछ डूबती हैं। बार बार प्रयोग करके और वयस्कों के स्पष्टीकरण के बाद यह जान जाती हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में क्यों डूब जाती हैं और कुछ क्यों तैरती हैं। और इसको इस संकल्पना के बारे में सिर्फ मौखिक रूप से बताया जाए और प्रयोग की अनुमति ना दी जाए तो ये संकल्पना ने उसे स्पष्ट होगी और ना ही रुचिकर लगी। यानी हम बच्चे से कहें, देखिए बच्चा, आपके सामने ये मार्कर है, आपके सामने ये कागज है, आपके सामने ये पत्थर है, ये पत्थर को फेंकेंगे तो डूब जाएगा लेकिन जो कागज है वो नहीं डूबेगा, तो वो इतना नहीं समझ पाएगा। लेकिन पानी को रखिए और उस अपने हाथों से करने दीजिए कि इस पर कागज डालो, पत्थर डालो, तो वो समझ पाएगा कि जो कुछ वस्तुएं होती हैं वो कुछ तैरती हैं, कुछ उसमें डूब जाती हैं। फिर उसको बाद में विकसित होगा कि ऐसा क्या कारण है ताकि ये कुछ वस्तुएं डूब जाती हैं, कि भार ज़्यादा है, कि घनत्व ज़्यादा है, क्या है, तो वो सब कुछ सीखते हैं। तो ज़्यादा बच्चे करके सीखते हैं। फिर हम आते हैं खेल बालिका का ध्यान बनाए रखता है, यानी जो खेल है वो बालिका को ध्यान केंद्रित करने में बहुत महत्वपूर्ण। यानी बच्चे खेल खेलते हैं तो उससे बहुत ध्यान देना पड़ता है, यानी उसको अपनी बारी का ध्यान रखना पड़ता है। उसे किसी सहयोगी ने बेईमानी कर दी तो उसका भी ध्यान रखता है कि आपने बेईमानी की है। तो ये सब कुछ सीखते हैं। बच्चे किसी क्रिया में अधिक समय तक ध्यान नहीं लगा पाते, वह एक ही स्थान पर अधिक देर बैठ भी नहीं सकते। अधिकांश पूर्व प्राथमिक केंद्रों में
यानी विद्यालयों में जो पूर्व प्राथमिक केंद्र हैं, औपचारिक रूप से शिक्षा दी जाती है। यहाँ अध्यापक पाठ बोलते हैं और बच्चों से दोहराते हैं। शिक्षण का यह तरीका बच्चों को सिखाने का अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि बच्चे इससे जल्दी ही ऊब जाते हैं और अनमने हो जाते हैं। प्रारंभिक वर्षों में किसी भी संकल्पना को सिखाने का एक प्रभावशाली तरीका है खेल। खेल शिक्षा में इसलिए सहायता होता है क्योंकि यहाँ बच्चों को शारीरिक रूप से संलग्न रखता है और उनका ध्यान एक क्रिया में हर एक समय तक बांधे रखता है। खेल अब पढ़ते हैं, खेल से सीखना आनंददायक है। यानी हम खेल से आनंद पूर्वक सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? खेल ऐसी क्रिया नहीं है जो बच्चों पर थोपी जाती हो। बच्चे स्वेच्छा से खेलते हैं क्योंकि उसे उन्हें मज़ा आता है ऐसा खेलने में। अतः हमें बच्चों को उन्हीं तरीकों से सिखाना चाहिए जिसमें उन्हें आनंद आता हो। सीखने की हर क्रिया एक प्रेरक अनुभव बन जाती है। जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब बच्चों को स्वयं खेल क्रियाएं चुनने की अनुमति दी जाती है, तब वे वही क्रियाएं चुनते हैं जो उन्हें चुनौतीपूर्ण और रुचिकर लगती है। अतः खेल द्वारा बच्चे वही सीखते हैं जिसे वह मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार होते हैं। अब जी हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है खेलों के प्रकार। यानी खेलों के प्रकार कौन कौन से हैं? आपने कभी पढ़ा हो तो पता होगा कि खेलों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो इसमें हम 5 प्रकार के खेलों के प्रकार पढ़ेंगे। तो देखिए कौन कौन से हैं खेल के प्रकार देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है कौन सा है? व्यक्तिक और या सामूहिक। दूसरा है व्यक्तिक, सामूहिक, और एक है बाहरी और आंतरिक। यानी कुछ खेल ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े मैदानों में खेले जाते हैं और कुछ खेल ऐसे होते हैं जो घर के अंदर भी खेले जा सकते हैं। और तीसरा है संरचनात्मक और कौन से है? और उसके बाद मुक्त और संरचनात्मक खेल। मुक्त और संरचनात्मक। और चौथा आएगा संवेदी, क्रियात्मक, ओजस्वी और शांत खेल। यानी जब बच्चे ओजस्वी रूप से या शांत भाव से खेलते हैं तो उसके भी प्रकार है। तो इसे हम विस्तार से पढ़ेंगे। और 5वां है कौन सा है? संवेदी, क्रियात्मक। यदि हम ज़्यादा लिखकर याद करते हैं तो याद हमें जल्दी होता है और ध्यान में भी रहता है। संवेदी, क्रियात्मक और प्रतीकात्मक एक खेल के प्रकार हुए। इन 5 खेलों को हम विस्तार से पढ़ेंगे कि व्यक्तिक, सामूहिक कौन से खेल होते हैं, बाहरी कौन से होते हैं, मुक्त कौन से होते हैं, ओजस्वी, शांति, संवेदी, क्रियात्मक कौन से होते हैं। व्यक्तिक खेल वो गए जिसमें व्यक्ति अकेला खेलता है और सामूहिक वो गए जो समूह में खेले जाते हैं। तो सबसे पहले अब मुझे चर्चा करने से क्या होगा, लेकिन हम विस्तार से पढ़ रहे हैं तो विस्तार से पढ़ने का प्रयास करें, बेसी टाइम और खर्च होगा। देखिए खेलों के प्रकार। बच्चों की खेल क्रियाओं को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। कुछ वर्गीकरण खेल के स्थान को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। कुछ खेल क्रियाओं की विषय वस्तु पर आधारित होते हैं और इन अन्य खेल क्रियाओं के लिए आवश्यक कौशलों पर इन क्रियाओं के सुविधा अनुसार भिन्न भिन्न वर्गीकरण किए गए हैं। वस्तुतः सभी वर्गीकरण कुछ अंश तक परस्पर संबंध है। तो सबसे पहले है मुक्त और संरचनात्मक खेल। यानी मुक्त खेल कौन सा है? मुक्त खेल वह है जिसमें बच्चे खुद अपने आप से खेलते हैं, मुक्त रूप से खेलते हैं। यानी इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है, ना किसी माँ का, ना पिता का, ना किसी वयस्क का। लेकिन जो संरचनात्मक खेल होते हैं उसमें वयस्क व्यक्ति उसे खिलाता है, उसमें उसका हस्तक्षेप होता है। तो देखिए कौन से हैं मुक्त और संरचनात्मक खेल। पालनकर्ता लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कई खेल क्रियाएं आयोजित करते हैं। इन क्रियाओं में बच्चे को पालनकर्ता के उद्देश्यों का पालन करना पड़ता है। उसके पास खेल क्रिया को बदलने की अधिक स्वतंत्रता नहीं होती। अपने ढंग से खेलने के लिए बालक स्वतंत्र है या उससे पालनकर्ता द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना पड़ता है। इस आधार पर खेल को मुक्त अथवा संरचनात्मक खेलों में वर्गीकृत किया है। उदाहरणतः जब बालिका मिट्टी के साथ किसी वयस्क के हस्तक्षेप, निर्देशन, अनुदेश के बिना ही खेल रही हो तब उसे मुक्त खेल कहते हैं।
दूसरी ओर आकृति की संकल्पना समझाने के लिए बालिका को जब पालनकर्ता निर्देश देती है, जैसे चलो बाहर चलकर मिट्टी के कटोरे और थाली बनाए, तो खेल संरचित कहलाता है। जब इस चर्चा का यह अर्थ नहीं है कि मुक्त खेल से बच्चे कुछ नहीं सीखते। सभी प्रकार के खेलों से बच्चे को सीखने में बढ़ावा मिलता है। अंतर केवल यह है कि संरचित खेल क्रिया से जिस उपलब्धि की आशा होती है वह पालनकर्ता द्वारा पहले से निर्धारित होती है। यानी पालनकर्ता सोचिए कि आज मुझे बच्ची को, यानी आंगनबाड़ी केंद्रों में होता है कि बच्चों को जो है खेल खिलाना है और मुझे ये कॉन्सेप्ट है जो मेरे पूरा कराना है। यानी मुझे कॉन्सेप्ट पूरा कराना है कि बच्चों को कि वस्तुएं कैसे तैरती हैं और कुछ वस्तुएं क्यों डूब जाती हैं और क्या कारण है। तो वो अपने हिसाब से उस उद्देश्य को रखकर, लक्ष्य में रखकर फिर उसका प्रयोग करती है। तो ये क्या होया, संरचनात्मक। दोनों प्रकार के खेल बच्चों के लिए अनिवार्य हैं। मुक्त खेल जिज्ञासा पहल को बनाए रखता है और बच्चों को खोज करने के लिए प्रोत्साहित करता है। संरचनात्मक खेल में पालनकर्ता बालिका का ध्यान कुछ विशेष पहलुओं की ओर आकर्षित कर सकती है जिसके बारे में उसने सोचा ना हो। इस प्रकार संरचनात्मक खेल विशेष लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करता है। पालनकर्ता को यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि दोनों ही प्रकार की खेल क्रियाओं में बच्चों को आनंद मिलता है। यानी खेलों में हम क्यों पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे होंगे कि हम इस प्रकार से बुकों को पढ़ रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति से, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, इससे तो हम ही पढ़ लेंगे। लेकिन जो कुछ शब्द होते हैं उनको हम नहीं पहचान पाते हैं तो वो पहचान सके, और हम इतना रेगुलरली नहीं पढ़ पहुँचते हैं अपने आप से, दूसरों का भी सहयोग लेना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो उसमें हम क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऐसा कौन सा खेल है जिसमें विशेष लक्ष्य की आवश्यकता होती है, मुक्त और संरचनात्मक से। तो आप बता सकते हैं ना, जो संरचनात्मक खेल होता है वो एक लक्ष्य निर्देशित होता है, यानी इसमें पालनकर्ता का शिक्षक होता है, वो एक किसी विशेष लक्ष्य को उद्देश्य बना लेती है कि इस उद्देश्य को हमें पूरा करना है, तो वो क्या होगा, एक लक्ष्य निर्देशित। अब होता है बाहरी और भीतरीय खेल। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, खुले मैदान में खेले जाने वाले खेल बाहरी खेल व घर में खेले जाने वाले खेल भीतरी खेल कहलाते हैं। घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों में क्रियाओं के अवसर अधिक मिलते हैं क्योंकि यहाँ स्थान अधिक व बाधाएं कम होती हैं। घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों के लिए स्थान सीमित होता है और गतिविधियों की स्वतंत्रता अपेक्षाकृत कम होती है। वैसे तो बाहरी व भीतरी खेलों में भिन्नता बहुत कम होती है। कई भीतरी खेल बाहर खेले जा सकते हैं और बाहरी खेल भी थोड़े से परिवर्तन के साथ अंदर खेले जा सकते हैं। कभी कभी भीतर खेल क्रिया को बाहर करने में नीरसता दूर होती है और बच्चे के लिए वही क्रिया नई और रुचिकर बन जाती है। अब तीसरा खेल है व्यक्तिगत और सामूहिक, यानी एक व्यक्ति खुद खेल रहा है और एक व्यक्ति समूह में खेल रहा है। तो देखते हैं क्या है। जब बालिका स्वयं अकेले खेलती है तो वह व्यक्ति खेल कहलाता है। जब वह दो या दो से अधिक बच्चों के साथ खेलती है तो वह सामूहिक खेल कहलाता है। ओके, समूह में खेलने के लिए आवश्यक है कि बच्ची दूसरों के दृष्टिकोण को में ध्यान रखे और खेल के नियमों का पालन करे। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि योग्यताएं उम्र के साथ विकसित होती हैं। 3-4 साल की उम्र तक बच्चे अधिकतर अकेले ही खेलते हैं। अन्य बच्चों के साथ वे केवल थोड़े समय के लिए परस्पर मिल कर खेलते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं दूसरों के साथ खेलना सीखते हैं और फिर उनके खेलने का अधिकांश समय समूह में खेलने में बीतता है, परंतु समय समय पर बड़े बच्चे भी अकेले खेलना पसंद करते हैं। समूह में खेलने से सामाजिक कौशल बढ़ते हैं। व्यक्तिगत खेल बच्चों को वस्तुओं से खेलने का समय देता है जो उन्हें सबसे रुचिकर लगती है, उसके कौशलों के विकास में सहायक होता है। व्यक्तिगत खेल में यानी जो अपनी रुचि है वो उसके अनुसार खेलेगी व्यक्तिगत खेल में, तो लेकिन समूह में खेल खेलेगी तो वो सभी की समूह का ध्यान रखेगी, जो सबके लिए अच्छा है वह अपने लिए भी अच्छा मानेगी। अब हम पढ़ेंगे ओजस्वी एवं शांत खेल, यानी जो शांतपूर्ण खेल है उसे शांतिपूर्ण, जो ओजस्वी यानी उपद्रव वाले खेल है उन्हें उपद्रवी यानी ओजस्वी खेल कहेंगे। कई बार वयस्क को झुंझला कर खेलते हैं, यानी कई बार वयस्क व्यक्ति होते हैं वो झुंझला कर खेलते हैं। बच्चे एक स्थान पर क्यों नहीं बैठ सकते, क्यों इधर उधर भागते रहते हैं। बच्चे भागने कूदने और उछलने वाले खेल खेलना पसंद करते हैं, अर्थात वह खेल जिनमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है ऐसी खेल क्रियाएं करते हैं, अर्थात वह खेल ओजस्वी सक्रिय खेल क्रियाएं कहलाती हैं। वे खेल जिनमें अधिक शारीरिक क्रिया की आवश्यकता ना हो, जैसे जमीन पर चौक से लिखना, चित्र बनाना, मिट्टी से खिलौने बनाना
और पत्थरों से मीनार बनाना बच्चों को आराम देती है। ऐसे खेल जिनमें अधिक ऊर्जा व्यय नहीं होती शांत खेल कहलाते हैं। अब समझ गए हम ओजस्वी खेल और शांत खेल किसे कहते हैं। ओजस्वी खेल वो है जो कूदते हैं, पदकते हैं और बच्चों के साथ खेलते हैं। लेकिन शांतिपूर्ण खेल वो हैं जो चित्र बनाना है, कुछ लिखना है, कुछ बोलना है, तो वो शांतिपूर्ण खेल हो गए। संवेदी क्रियात्मक और प्रतिक्रियात्मक खेल, सेंसरी मोटर यानी संवेदी क्रियात्मक और प्रतीकात्मक खेल। शैशव काल में बच्चों का खेल है वस्तुओं को छूना, सूंघना, चखना, प्रवेश की छानबीन करना। इन क्रियाओं में इंद्रियां संलग्न होती हैं और मांसपेशियों के समन्वय की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें संवेदी क्रियात्मक खेल कहा जाता है। यानी जिसमें हमारी इंद्रियां काम करती हैं, यानी सूंघना है, सूंघना है, छूना है, उन्हें महसूस करना है, तो वो क्या हो गई संवेदी क्रियात्मक जैसे खेल हो गए। और होता है प्रतीकात्मक। शैशव काल के अंत तक बच्चे नाटकीय खेल में भाग लेने लगते हैं, यानी नाटक करते हैं। नाटक क्या है? नाटक वो है जो किसी व्यक्ति की नकल करना। इस तरह के खेल में बच्चे कल्पना करते हैं कि टीन का डिब्बा घर है, लकड़ी का गोट्टा हवाई जहाज है। इस प्रकार एक वस्तु का उपयोग उसके वास्तविक रूप से हटकर होता है। बच्चे अन्य लोगों की भूमिका निभाते हुए कभी फल वाला, कभी शिक्षक, तो कभी फूल वाली होने का ढोंग करते हैं। इस प्रकार के खेल में वस्तुओं और लोगों का प्रतीकात्मक रूप में उपयोग करने की ज्ञानात्मक योग्यता की आवश्यकता होती है। ऐसे खेल प्रतीकात्मक खेल कहलाते हैं। यानी किसी वस्तु को प्रतीक रूप में मानना, यानी कोई फूल वाला बन जाता है, यानी फूल बेचने वाला बन जाता है, कोई खिलाड़ी बन जाता है, और कोई इसी टीन के डिब्बे को हवाई जहाज बना रहा है, यानी उसकी वास्तविक स्थिति है उसके, यानी जिसका वास्तविक उपयोग है उसके अलावा जो अपने अनुसार उसको प्रयोग करते हैं वह प्रतीकात्मक होता है। आप यह समझ ही गए होंगे कि खेल का या वर्गीकरण परस्पर संबंध है। मुक्त खेल खुले में या भीतर खेला जा सकता है। सामूहिक खेल सक्रिय या शांत हो सकता है। महत्व तो इस बात को दिया जाना चाहिए कि बच्चों को हर प्रकार के खेल खेलने का मौका मिले, क्योंकि हर खेल का अपना एक महत्व है। अब बोधात्मक प्रश्न 3 आ गए, यानी हमारा एक टॉपिक थोड़ा क्लियर होता है, उसके बाद बोधात्मक प्रश्न हो जाते हैं। वो हमारी मेमोराइज चेक करने के लिए होते हैं कि हम अच्छा आपने इतना पढ़ लिया तो आपको कितना याद है। तो देखिए पहला है, बच्चों के खेल का अवलोकन करने से उनकी खाली जगह के बारे में पता चलता है, इसलिए अवलोकन हर क्षेत्र के उनके खाली जगह को आंकने मत। यानी बच्चों को खेल का अवलोकन करने से उसकी योग्यता और जानकारी स्तर के बारे में पता चलता है, इसलिए अवलोकन हर क्षेत्र में उनके विकास को आंकने में मदद करता है। खेल बच्चों के लिए सीखने का माध्यम होना चाहिए, क्योंकि खेल खाली जगह यानी स्वयं कुछ करने के सीखने का अवसर प्रदान करता है और सीखने का सबसे उत्तम तरीका है। इसके अलावा खेल के माध्यम से सीखने में बच्चों को मजा आता है। वे खेल क्रियाएं जिनमें बच्चों को पालनकर्ता के नियमों और अनुदेशों का पालन करना पड़ता है, वे कौन से खेल कहलाते हैं? संरचनात्मक होते हैं ना, जिसमें वयस्क का यानी पालनकर्ता का हस्तक्षेप रहता है, और जिन क्रियाओं का चुनाव बच्चे स्वेच्छा से करते हैं उन्हें खाली जगह कौन से खेल कहते हैं? मुक्त खेल कहते हैं ना। वे खेल जो आमतौर पर खुले में खेले जाते हैं वे उन्हें बाहरी खेल कहा जाता है, जबकि वे खेल जो कमरे में बंद होते हैं वे कौन से खेल कहलाते हैं? भीतरी खेल। हमने पढ़ लिया ना, जब बालिका अपने आप अकेली खेलती है तो खेल कैसे होते हैं? व्यक्ति खेल। और जब वह बच्चों के साथ समूह में खेलती है तो तब कौन से खेल हो जाते हैं? सामूहिक खेल। जिन खेल क्रियाओं में बच्चे बहुत ऊर्जा व्यय करते हैं तो उन्हें कौन सा खेल कहते हैं? आपको इसका उत्तर देना है। और जो दूसरी ओर जिन खेलों में अधिक शारीरिक क्रिया नहीं होती, यानी एक है जिसमें शारीरिक ऊर्जा की बहुत आवश्यकता होती है, वो कौन सा खेल है? और जिसमें शारीरिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है लेकिन वो शांत स्वभाव से खेला जाता है, वो कौन सा खेल होता है? आपको इसका उत्तर देना है। आपने भी पढ़ा है। अब देखते हैं हम खेल को प्रभावित करने वाले कारक। बस ये कारक हो गए तो हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो देखिए कौन कौन से कारक, यानी हमारे खेल को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। यानी एक है आयु, यानी आयु का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, यानी आयु के अनुसार उनके खेल में परिवर्तन होते रहते हैं। एक छोटा बच्चा का खेल अलग होगा, थोड़ा बड़ा हो गया, बाल अवस्था में हो गया तो उसका खेल अलग हो गया, बड़ा हो गया तो वो एक विशेषज्ञ यानी खेल में एक निपुणता हासिल कर लेता है। तो सबके आयु के अनुसार खेल परिवर्तन होते रहते हैं। फिर उसका हो गया सामाजिक वर्ग, यानी उसको किस सामाजिक वर्ग में रह रहा है, निम्न वर्ग में या उच्च वर्ग में, तो उसकी संसाधन कितने उपलब्ध हो पाते हैं, तो सबके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है संस्कृति है, वातावरण है, और कौन सा आता है? वातावरण हो गया,
पारिस्थितिकी प्रवेश हो गया, अनुभवों का स्तर, जनसंपर्क माध्यम। तो ये हम कारक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, चलो बच्चे किस प्रकार के खेल खेलते हैं, कैसे खेल सामग्री का उपयोग करते हैं, उनके खेल की विषय वस्तु क्या है और वे कितना समय खेल में व्यतीत करते हैं। ये सब कई कारकों से प्रभावित होते हैं। इस भाग में आप यह पढ़ेंगे कि कारक कौन से हैं और किस प्रकार खेल को प्रभावित करते हैं। आइए इस भाग में हम कारकों के बारे में पढ़ें, यानी कौन कौन से कारक हैं जो एक खेल को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, आयु पढ़ते हैं हम, बच्चे किस प्रकार के खेल चुनते हैं या उनकी उम्र से प्रभावित होता है। यदि आप बच्चे से कहें भाई आपकी शैशवावस्था काल है, यानी 0 से 2 वर्ष का है, आप उनसे कहिए चलिए आप क्रिकेट खेलिए, क्या वो क्रिकेट खेल सकता है? नहीं, क्योंकि उसका एक विकास नहीं हुआ है, उसकी एक निश्चित उम्र नहीं हुई है, उस परिपक्वता तक नहीं आ पाया है जिस तक वो खेल को खेल सके। इसलिए आयु के हिसाब से खेल परिवर्तन होते रहते हैं। एक 6 महीने के शिशु के लिए अपने आसपास पड़ी वस्तुओं को उठाना और उनका निरीक्षण करना ही खेल है। एक 4 वर्षीय बालक, इनको आप ये उम्र दे रखी है ना, इनको आप ध्यान से पढ़िए कि एक 6 महीने की उम्र की एक शिशु है, वो वस्तुओं को उठाना और उसका निरीक्षण करना, उसके लिए वो एक खेल ही है। चाहे हमें लगे कि तो वस्तुओं को उठा रही है, लेकिन वो इसके लिए एक खेल है। और एक 4 वर्षीय बालक को तिपहिया साइकिल चलाना और रेत से वस्तुएं बनाना आनंददायक लगता है। एक 8 वर्षीय बालक दोपहिया साइकिल चलाना, पेड़ों पर चढ़ना और स्टापू खेलना, यानी 4 वर्ष का बालक वो तिपहिया साइकिल चला रहा है और एक 8 वर्षीय बालक वो 2 पहियों वाली साइकिल चला रहा है। तो उसके आयु के अनुसार परिवर्तन आया ना खेल में। बच्चों द्वारा खेल क्रिया का चुनाव उनके कौशल और योग्यताओं से भी निर्धारित होता है। ऊपर लिखित उदाहरणों में जो खेल 4 और 8 वर्षीय बालकों के में चुने हुए उनके शारीरिक कौशलों से प्रभावित हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी सामाजिक क्षमताओं में भी वृद्धि होती है, जिससे उनकी परस्पर अंतःक्रिया में गुणात्मक बदलाव आता है। क्षमताओं में भी वृद्धि होती है, जिससे उनकी परस्पर अंतःक्रिया में गुणात्मक बदलाव आता है और इस कारण खेल के प्रकार भी प्रभावित होते हैं। जिन खेलों में आपसी सहयोग, टीम में खेलना, नियमों को पालन करना आवश्यक है, वे खेल 3 वर्षीय बालकों के सामर्थ्य से बाहर हैं, परंतु 8 वर्षीय बालकों के लिए ऐसे खेलना संभव है जिसमें नियम का प्रयोग किया जाता है, नियमों का पालन करना पड़ता है। वो इसलिए छोटे बच्चों के लिए कोई नियम नहीं होते हैं, जिनको अच्छा लगता है वे ऐसा खेल खेलते हैं। 6 वर्षीय बालिका विस्तृत रूप से खेल का आयोजन करती है। वह गुड़िया को स्कूल के लिए तैयार करती है, उसे पढ़ाती है, उसकी प्रगति के बारे में माता पिता से चर्चा करती है और उसे खेलने के लिए बाहर भी ले जाती है इत्यादि। 3 वर्षीय बालिका का गुड़िया से खेल इससे कहीं अधिक सरल होगा। एक विशेष खेल क्रिया में बालिका कितना समय व्यतीत करती है उसकी उम्र से निर्धारित होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बालिका जितनी छोटी होगी उतनी ही कम अवधि तक वह एक खेल क्रिया में ध्यान लगा पाएगी। इसी कारण उसकी क्रियाओं में बार बार बदलाव होंगे। यानी एक छोटी बच्ची है तो वो एक खेल खेलेगा, दूसरा खेल खेलेगी, दूसरा नहीं तो तीसरा खेलेगी, यानी वो एक खेल में डटे नहीं रह पाएगी। हालांकि बच्चों की उम्र उनके खेल को प्रभावित करने में एक निश्चित भूमिका निभाती है, तथापि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि खेल में व्यक्तिगत भिन्नताएं और रुचियां भी महत्वपूर्ण हैं। संभव है कि एक 5 वर्षीय बालिका अपनी उम्र के अन्य बच्चों की अपेक्षा सामूहिक खेल में कम समय व्यतीत करे। अब दूसरा कारक है लिंग, यानी स्त्री पुरुष का लिंग। क्या आप कुछ ऐसे खेलों के नाम बता सकते हैं जो लड़के ही खेलते हैं और कुछ ऐसे जो लड़कियां ही खेलती हो? क्या आप सोचते हैं कि लड़कों और लड़कियों के खेलों में अभिरुचि जन्म से ही अलग अलग प्रकार की होती है? लड़कों और लड़कियों के खेल भिन्न क्यों होते हैं? शारीरिक क्रियाकलाप, खेल की क्रिया सामग्री और खेल के लिए प्रयुक्त खिलौने व खेल के विषय, वे कुछ ऐसे तत्व हैं जिनसे लड़कों लड़कियों के खेलों में भिन्नता पाई जाती है। अगर आप शिशुओं के खेल का अवलोकन करें तो उसमें समानता पाएंगे। शैशवावस्था में लिंग खेल को प्रभावित नहीं करता, यानी जो शैशवावस्था काल है यानी 0 से 2 वर्ष का समय है बच्चे का, उसमें लिंग संबंधी खेल कोई नहीं होता है। एक लड़का गुड़िया से भी खेल सकता है और एक लड़की गुड़िया से भी खेल सकती है। उन्हें कोई नहीं पता कि हमारा लिंग कौन सा है, हमें कौन सा खेल खेलना चाहिए। तो देखिए इसमें वातावरण का भी बहुत रोल होता है। उनका खेल अपने और आसपास की वस्तुओं की खोजबीन से संबंधित होता है, पर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो लड़कों और लड़कियों की रुचियां भिन्न होने लगती हैं। विभिन्नता उम्र के साथ बढ़ती जाती है। लड़कियां अपनी माँ के कपड़े पहनना, गुड़ियों से खेलना, खाना बनाने का नाटक करना, सिलाई करना, स्टाम्पू खेलना पसंद करती हैं। लड़के अपने पिता के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ने का नाटक करते हैं, बैलगाड़ी चलाते हैं, खेत जोतते हैं, बंदूकों से खेलते हैं।
कई अध्ययनों में लड़कों और लड़कियों के खेल की तुलना की गई है और उनसे पता चलता है कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों के खेलों में मारपीट, उठापटक अधिक होती है और वे लड़कियों की अपेक्षा अधिक प्रतियोगी भावना के होते हैं। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा खेल में अधिक सहयोग दिखाती हैं। लड़के ओजस्वी खेल अधिक खेलते हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं? एक कारण लड़कों और लड़कियों में शारीरिक भिन्नता हो सकता है। एक बच्चा कितनी शारीरिक क्रिया कर सकता है उनकी शारीरिक वृत्ति से प्रभावित होता है। इसी का असर बच्चों के खेल चयन पर पड़ता है और इसी कारण लड़के अधिक सक्रिय खेल चुनते हैं, परंतु बच्चों की अधिकांश खेल अभिरुचियों का कारण शरीर वृत्ति न होकर सामाजिक अपेक्षाएं और रूढ़ियां हैं। यानी जो हमारे समाज में रूढ़ियां व्याप्त हैं कि खेल, लड़कों का खेल अलग है, लड़कियों का खेल अलग है, लड़कों के खिलौने अलग होते हैं, लड़कियों के खिलौने अलग रखते हैं। तो ऐसा हमारी रूढ़िबद्धता है और जो सामाजिक अपेक्षाएं वो भी बहुत रोल निभा करती हैं लिंग भेद में। बच्चों से लोगों की अपेक्षा उनके लिंग द्वारा प्रभावित होती है। इसी का प्रभाव उनके खेल चयन पर पड़ता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। आपने अक्सर यह देखा होगा कि एक लड़का लड़की की अपेक्षा पेड़ पर अधिक आसानी से चढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि लड़की में पेड़ पर चढ़ सकने का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन परंतु संभव है कि जब लड़की पहली बार पेड़ पर चढ़ने लगी हो तो उसकी माँ ने उससे कहा हो, यह क्या लड़कों वाले काम कर रही हो, नीचे उतरो। दूसरी ओर लड़की को इसी प्रयास की अवश्य शाबाशी दी होगी। मतलब लड़का लड़की की अपेक्षा अधिक कुशलता से पेड़ पर चढ़ना सीख जाता है। तो वही है कि एक लड़की है वो एक साधन चलाना या स्कूटी चलाना पीछे क्यों सीखती है, और एक लड़का है वो मोटरसाइकिल चलाना, साइकिल चलाना और कार चलाना, ये सब कुछ सीख लेता है। इसका कारण है कि उन्हें वो अवसर प्रोवाइड कराए जाते हैं और वो शुरू से ही उस क्रिया में तल्लीन होते रहते हैं। यदि इसमें हमने उदाहरण भी पढ़ा था ना कि इसमें समाज का भी कितना रोल अदा करता है। यानी एक माँ है, यदि बच्चा चढ़ रहा है तो उसको शाबाशी दे रही है, और बच्चा चढ़ो और बच्चा चढ़ो, तो वो उसका चढ़ने का प्रयास करें। लेकिन लड़की पेड़ पर चढ़ रही तो उसे कहेंगे ये क्या कर रहे लड़के जैसे काम, तो चलो उतरो नीचे। तो उसको अवसर प्रदान नहीं किए गए, तो आखिर ऐसा हो सकता है कि वो कभी माँ के सामने ना चढ़ पाए और वो नहीं चढ़ पाएगी, ऐसा वातावरण है। तो इसमें समाज भी बहुत रोल अदा करता है। घर पर दैनिक कार्यों में लड़कियों से छोटे भाई बहनों की देखभाल और घर के काम में मदद की अपेक्षा की जाती है, इसलिए उनके खेलों में भी यही स्थितियाँ झलकती हैं। लड़के पिता की मदद करते हैं, बाहर का काम करते हैं और ऐसी स्थितियों की झलक उनके खेल में भी दिखाई देती है। आजकल विशेषकर शहरों में लड़कियों को खेल में डॉक्टर और पुलिस की भूमिका में देखा जा सकता है, क्योंकि महिलाएं अब इन व्यवसायों में अपनाने लगे हैं। माता पिता भिन्न भिन्न खेल साधन देकर भी लड़कों लड़कियों की अभिरुचियों को प्रोत्साहित करते हैं। लड़कियों को गुड़ियाँ देते हैं माता पिता ही जो शैशवावस्था काल के बच्चे होते हैं वो पूरी तरह अपने माँ बाप पे ही, पालनकर्ता पे ही आश्रित होते हैं। तो इसलिए माँ बाप लड़कों को बंदूक और कारों जैसे खिलौने दिखलाए जाते हैं। 4 वर्षीय हरी को जब उसकी बहन ने गुड़िया से खेलने के लिए बुलाया, यानी एक हरी नाम का लड़का है, उसकी बहन ने उसे बुलाया, चलो आए गुड़िया खेलते हैं, खेलने के लिए बुलाया, तब उसने यह कहते हुए स्पष्ट रूप से मना कर दिया, मैं लड़कियों वाले खेल नहीं खेलता। परंतु जब यह सोचता है कि कोई उसे नहीं देख रहा तब वह गुड़ियों से खेलता है। इससे स्पष्ट है कि हरी को गुड़ियों से खेलना अच्छा लगता है। गुड़ियों के खेल के प्रति उसकी प्रत्यक्ष अभिरुचि जन्मजात नहीं है, लेकिन जो हमारा समाज है, जो हमारे वातावरण है, उसका प्रभाव पड़ा, इसलिए उसने रूढ़ियों को धारण कर लिया। अब तीसरा है संस्कृति। संस्कृति कारक है खेलों को प्रभावित करने में। आप यह जानते हैं कि संस्कृति जीवन शैली पर असर डालती है। शिशु पालन की परंपराएं भी संस्कृति से प्रभावित होती हैं। नहीं, कुछ परंपराओं की हम यहाँ चर्चा करेंगे। आइए अब हम यहाँ इस प्रकार की कुछ परंपराओं के बारे में पढ़ें। हमारे देश के कई भागों में शिशुओं की तेल से मालिश करना एक पुरानी प्रथा है। माँ और बच्चे दोनों के लिए यह क्रिया बहुत सुखद होती है। इस गतिविधि के दौरान माँ आमतौर पर गाना गुनगुनाती है, बच्चे के साथ बात करती है और खेलती है। भारत के सभी भागों में इस प्रकार के कई माँ और शिशु के खेल हैं। शिशु का यह अनुभव एक अन्य संस्कृति जहाँ ऐसी अंतःक्रिया नहीं होती में रहने वाले शिशु की तुलना में बहुत भिन्न होगा। बच्चों की वयस्क जीवन के बारे में कल्पना उनके खेल से झलकती है। वयस्क होने पर वे जो
बनना चाहते हैं, उन भूमिकाओं की झलक अक्सर उनके खेल में मिलती है और ये भूमिकाएं संस्कृति द्वारा निर्धारित होती हैं। खेल उनके समाज के पारंपरिक त्योहारों और रीतियों को भी प्रदर्शित करता है। सभी संस्कृतियों में खिलौनों की समृद्ध परंपरा होती है। जब सिंधु घाटी जैसी प्राचीन सभ्यताओं की खुदाई हुई तो वहाँ भी खिलौने पाए गए। अध्ययनों से यह पता चलता है कि हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रदेशों की खेल क्रियाओं सामग्री में परस्पर भिन्नता है। उड़ीसा के सुंदर मुखौटे और कठपुतलियाँ मशहूर हैं। लकड़ी के खिलौने कर्नाटक के, देखिए इसमें जीके भी आपकी थोड़ी थोड़ी, देखिए जीके भी आ गई तो थोड़ा सब ध्यान दीजिए ना कि उड़ीसा के कौन सा खिलौना मशहूर है, यानी बहुत प्रसिद्ध है। तो उड़ीसा के सुंदर मुखौटे और कठपुतलियाँ मशहूर हैं। लकड़ी के खिलौने कर्नाटक के चेन्नापटना और आंध्र प्रदेश के कोड़ापल्ली में बनते हैं। तमिलनाडु और महाराष्ट्र में लोक परंपरा के खिलौनों के साथ साथ आधुनिक खिलौने भी बनते हैं। दूसरी ओर मणिपुर और त्रिपुरा में व्यवसाय के खिलौने बहुत ही कम मिलते हैं। यहाँ के निवासी घर पर ही अपने बच्चों के लिए खिलौने बनाते हैं। यानी मणिपुर है और त्रिपुरा राज्य है भारत के, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो माँ बाप होते हैं वही खुद खिलौने बनाते हैं बच्चों के लिए। यहाँ के निवासी घर पर ही अपने बच्चों के लिए खिलौने बनाते हैं। हमारे देश के अधिकांश भागों में त्योहारों के समय बहुत से लोग खिलौने बाजारों में मिलते हैं। इन खिलौनों का व्यावसायिक रूप से बनाए गए खिलौने के समान शैक्षिक महत्व होता है। ये हमारी संस्कृति हुई, संस्कृति का भी कितना रोल होता है खेल में। अब हम देखते हैं सामाजिक वर्ग, यानी खेल को प्रभावित करने वाला कारक है सामाजिक वर्ग। यानी निम्न सामाजिक वर्ग में बच्चों का अधिकांश समय माता पिता के काम में सहायता करते हुए बीतता है। तो उनके लिए खेलने का समय भाई कहाँ से मिलेगा, जब उन्हें माँ बाप का ही सहयोग करना है तो वो अपना विकास खेलने में नहीं कर पाते हैं। बहुत कम समय कार्यों में व्यस्त रहने के कारण खेलने के लिए उन्हें बहुत कम समय मिल पाता है। अपने काम के दौरान ही वे खेलने का समय निकालते हैं। मध्यम और उच्च सामाजिक वर्ग के बच्चों के पास खेल के लिए अधिक समय होता है क्योंकि आय उत्पादक गतिविधियों में उनका योगदान अनिवार्य नहीं होता। यानी जो उच्च वर्ग का सामाजिक वर्ग है उसमें बच्चे की आर्थिक स्थिति, माता पिता की आर्थिक स्थिति सही है तो उन्होंने उसमें सहयोग नहीं करना पड़ेगा बच्चों को, तो वो अपना ज़्यादा समय खेलने में बिताएंगे। सामान्य वर्ग के बच्चों के पास खेलने के लिए अधिक समय होता है मध्यम और उच्च वर्ग के, क्योंकि आय उत्पादक गतिविधियों में उनका योगदान अनिवार्य नहीं होता। परंतु इन वर्गों के कुछ परिवारों में माता पिता पढ़ाई पर बहुत जोर देते हैं और इस कारण बच्चों के खेलने का समय कम कर देते हैं। आप जानते हैं कि बच्चों को पत्थर, बोतलों का ढक्कन, खाली डब्बे आदि जमा करना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप एक बच्चे को जेब खाली करें तो ऐसा संग्रह पाना आश्चर्यजनक बात नहीं है। कई बार बच्चे घर के एक कोने में अपने इकट्ठा किए पत्थर, शीपियाँ, पसंद की अन्य वस्तु रख लेते हैं। महंगी सजी हुई गुड़िया और समुद्र तट से जमा की गई सीपी से आकर्षित करती हैं वस्तुएं। सीपी प्रत्येक बालक को, चाहे वह अमीर हो या गरीब, ये दोनों ही वस्तुएं समान रूप से आकर्षित करती हैं। सामाजिक वर्ग केवल यह निश्चित करता है कि बच्चों को अधिक महंगे खिलौने उपलब्ध होंगे या नहीं। जो बच्चे अच्छी आर्थिक स्थिति वाले परिवार के होते हैं वे बाजार में मिलने वाले खिलौने खरीद सकते हैं। जब बने बनाए खिलौने खरीदने का सामर्थ्य परिवार में ना हो तो वो पुराने टायर, पहिए, खाली डिब्बे, माचिस के डिब्बे, पुराने अखबार खेलने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। बच्चों को ऐसी स्थिति में अधिक सृजनात्मक होने की आवश्यकता होती है ताकि वे स्वयं खेल सामग्री बना सकें। लेकिन जो उच्च वर्ग के माँ बाप के बच्चे हैं उनके लिए तो आसानी से खेल उपलब्ध हो जाते हैं, उन्हें बाजार से खरीद लाते हैं। लेकिन जो निम्न वर्ग के, सामान्य वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए जो उपलब्ध संसाधनों के लिए रुपए नहीं हो पाते हैं तो वे अपना खिलौने खुद बनाते हैं और जो पुराने टायर हैं, ट्यूब हैं, अखबार हैं, इनका प्रयोग करते हैं। सामान्य वर्ग से ही यह भी निर्धारित होता है कि बच्चों को खिलौने के लिए कितनी और कैसी जगह मिलेगी। जो बच्चे बड़े मकानों में रहते हैं जहाँ बाग बगीचे होते हैं वे इस जगह को खेलने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। जो बच्चे एक कमरे वाले मकान में रहते हैं उन्हें गलियों और सड़कों पर अपने खेल का स्थान ढूंढना पड़ता है। आपने पढ़ा था कि निम्न वर्ग के परिवार के सभी बड़े सदस्य आय उत्पादक गतिविधियों में संलग्न होते हैं। माता पिता के पास बच्चों को खेल में हिस्सा लेने और उनका मार्गदर्शन करने में के लिए बहुत कम समय होता है। मध्यम और उच्च वर्ग के माता पिता बच्चों के साथ संभवतः अधिक समय व्यतीत कर पाते हैं। आमतौर पर वे अधिक शिक्षित होते हैं और संभव है कि बच्चों के विकास में खेल के महत्व के बारे में अधिक जानते हो। अतः वे बच्चों को
खेलने के लिए पर्याप्त अवसर देंगे। परंतु यह जरूरी नहीं है कि शिक्षा से ही ऐसी अभिवृत्ति बने जो बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो। अशिक्षित अभिभावक भी बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं और उन्हें खेल के लिए विविध अनुभव दे सकते हैं। अब कौन सा कारक है? पारिस्थितिकी और परिवेश, यानी जो पारिस्थितिकी है, जो हमारे चारों ओर का पारिस्थितिकी तंत्र है, और जो परिवेश यानी वातावरण है, वो खेल को कैसे प्रभावित करता है। देखिए, शहर की भीड़ भाड़ में खेलने के लिए खुली जगह कम ही मिल पाती है, फिर भी बच्चे खेलने के लिए जगह ढूंढ ही लेते हैं। आपने उन्हें तंग गलियों में, सड़कों पर और फिर घर की छतों पर खेलते हुए देखा होगा। शहर में खेल के मैदान बहुत कम होते हैं और खुली जगह का मिलना कठिन होता है। यहाँ नदियों तालाबों में खेलने के, पेड़ पर चढ़ने और खेतों में बढ़ती हुई पौधों को देखने के अवसर कम ही मिलते हैं। ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में खेलने के लिए खुली जगह अधिक मिलती है और बच्चे प्रगति को अधिक समीप से जानते हैं। जनसंपर्क का माध्यम, यानी खेल को जनसंपर्क कैसे प्रभावित करता है। देखिए, मुद्रित जनसंपर्क माध्यम जैसे कि पत्रिकाएं, किताबें, श्रव्य दृश्य माध्यम जैसे कि रेडियो, टेलीविजन का बच्चों के खेल पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। बच्चों के लिए अनेक चित्रित किताबें और पत्रिका उपलब्ध हैं और उनके लिए विशेष रूप से रेडियो, टेलीविजन पर विभिन्न कार्यक्रम भी प्रसारित होते हैं। बच्चे पढ़ी हुई कहानियों का उत्सुकता से अभिनय करते हैं, यानी उसका अभिनय करते हैं। रेडियो पर सुनी धुन गाते हैं और साथ ही टेलीविजन के कार्यक्रम को देख पात्रों की नकल करते हैं। जनसंपर्क माध्यम अक्सर समाज की रूढ़िबद्ध धारणाओं का समर्थन करते हैं और ये धारणाएं बच्चों के खेल में झलकती हैं। जनसंपर्क माध्यम दुनिया को बच्चों के करीब लाते हैं और उनकी जानकारी बढ़ाते हैं। जनसंपर्क माध्यम से मिलने वाली जानकारी यदि किसी वयस्क के निर्देशन में प्राप्त हो तो बहुत लाभदायक हो सकती है। मुद्रित और श्रव्य दृश्य माध्यम जिस प्रकार का प्रेरण बच्चों को प्रदान करते हैं उनमें भिन्नता होती है। किताबें एक ऐसा माध्यम है जिनको स्वयं पढ़कर ही कुछ पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार की सीखने की प्रक्रियाओं में बच्चों की सक्रिय भूमिका होती है और यह खोजबीन की भावना व जिज्ञासा को बढ़ावा देती है। दूसरी ओर टेलीविजन और रेडियो के कार्यक्रमों को बच्चे अधिक बैठे ही सुनते और देखते हैं। आमतौर पर एक कार्यक्रम उन्हें खोज का मौका ना देकर केवल बताते हैं कि उन्हें क्या जानना चाहिए। इसी कारण श्रव्य दृश्य माध्यम में वयस्कों का निर्देशन अनिवार्य हो जाता है। अनुभवों का स्तर, आपने कभी अभी तक यह पढ़ा, यानी अनुभवों का स्तर कैसा होना चाहिए जो खेल को भी प्रभावित करता है। तो देखिए, आपने अभी तक यह पढ़ा कि किस प्रकार बच्चों की उम्र, लिंग, पारिस्थितिकी, संस्कृति, परिवार और को उपलब्ध साधन और जनसंचार माध्यम उनके खेल के विषय, उसके लिए उपलब्ध समय तथा प्रयुक्त खेल सामग्री को प्रभावित करते हैं। तथापि परिवार और पड़ोस में बच्चों को जो अनुभव होते हैं वे महत्वपूर्ण ढंग से खेल के स्तर को प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित दो उदाहरण इस बात को चित्रित करते हैं। एक निम्न सामाजिक वर्ग के परिवार में माता पिता सुबह ही काम के लिए निकल जाते हैं और शाम को घर वापस आते हैं। काम पर जाने से पूर्व माँ शिशु की मालिश करती है और उस समय उससे खेलती और बातचीत करती है। शाम को जब माता पिता दोनों आप वापस आ जाते हैं तब पिता बच्ची के साथ खेलते हैं और माँ घर का कामकाज करती है। दूसरी स्थिति में एक शिक्षित माँ जो अमीर परिवार की है अपनी बच्ची को अधिकतर पालने में खिलौने के पास लिटाए रखती है। बच्ची की केवल शारीरिक देखभाल की और उसका ध्यान होता है और वह उनसे बहुत कम खेलती है। इन दो स्थितियों में यह संभव है कि पहले परिवार की बालिका का बचपन अधिक अच्छा बीतेगा क्योंकि उसे सीखने के कई मौके मिलते हैं और वह सुरक्षित महसूस करती है। जो अभिभावक और पालनकर्ता खेल का महत्व समझते हैं वे बच्चों को ऐसा वातावरण दे सकते हैं जिनसे इस खेल को बढ़ावा मिले, चाहे उनका सामाजिक वर्ग, शिक्षा स्तर या पारिस्थितिकी कैसी भी क्यों ना हो। तो एक अब इसके हो गए बोधात्मक प्रश्न 4। तो खेल को प्रभावित करने वाले सभी कारक लिखिए, यानी खेल को कौन कौन से, यानी ऐसे बोधात्मक प्रश्न आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर दे रखा है बोधात्मक प्रश्न 4, यानी बोधात्मक प्रश्न 4 तो ये दे रखे हैं। तो खेल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, यानी खेल को प्रभावित करने वाले कारक हमने पढ़े थे ना। संस्कृति है, उसका परिवेश है, उसकी पारिस्थितिकी है, उसका अनुभव है और जो जनसंपर्क है वो है, ये सब और उनका वातावरण, ये सब खेलों को प्रभावित करते हैं।
और एक 2 वर्षीय और एक 5 वर्षीय बच्चे के खेल का अवलोकन कीजिए और प्रत्येक को 2-2 खेल क्रियाएँ लिखिए। यानी 2 वर्षीय बच्चे की खेल क्रियाएँ कौन-कौन सी हो सकती है। 2 वर्ष का बच्चा है, उसकी खेल क्रियाएँ क्या हो सकती हैं। यानी किसी वस्तुओं को उठाना, ये हमने पढ़ा था ना, ये बोधात्मक प्रश्न है। इस प्रकार के बोधात्मक प्रश्न होते हैं। तो 5 वर्षीय बच्चे की खेल क्रियाएँ क्या हैं आपके विचार में? दोनों बच्चों की खेल क्रियाएँ भिन्न क्यों हैं? यानी दोनों बच्चों की भिन्न क्रिया, यानी 2 वर्ष का बच्चा है, वो वस्तुओं को उठा रहा है, इधर से उधर रख रहा है, आदान प्रदान, तो वो उसके लिए भी खेल है। लेकिन जो 5 वर्ष का बालक है, वो अपने सहपाठियों के साथ खेल रहा है और बच्चों के साथ खेलने जाता है, तो उनके खेल अलग अलग हो गए, उनकी परिपक्वता के हिसाब से, उनकी आयु के हिसाब से। तो सारांश क्या है इस पाठ का? इस इकाई में आपने यहाँ पढ़ा कि बच्चों के लिए खेल का क्या महत्व है। यदि भी खेल की कोई एक परिभाषा नहीं है, फिर भी कुछ सामान्य विशेषता बच्चों के खेल में देखी जाती है। हम सभी इससे सहमत हैं कि बच्चों को खेलने में आनंद मिलता है। खेल में भी स्वैच्छिक और सक्रिय रूप से हिस्सा लेते हैं। बच्चों के विकास में खेल की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। खेल में बच्चे खोज द्वारा सीखते हैं। खेल कल्पनाशीलता को प्रोत्साहन देता है। खेल क्रियाएं सामाजिक, भावात्मक, शारीरिक, संज्ञानात्मक भाषा के कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। बच्चों के लिए सीखने का सबसे उत्तम माध्यम खेल है, क्योंकि बच्चों को उसमें मजा आता है। खेलते समय बच्चे स्वयं करके सीखते हैं और इस कारण उनका ध्यान एक गतिविधि पर अधिक देर तक केंद्रित रह पाता है। शैशवावस्था में केवल खेल के माध्यम से ही सीख पाना संभव है। जैसा कि आपने पढ़ा, बच्चों के खेल का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है कि यह वर्गीकरण इस प्रकार से है: बाहरी और भीतरी खेल, स्वतंत्र और संरचित खेल, व्यक्ति को सामूहिक खेल, सक्रिय, ओजस्वी, शांत खेल, संवेदी, क्रियात्मक और प्रतीकात्मक खेल। सभी बच्चे खेलते हैं, परंतु उम्र, लिंग, सामाजिक वर्ग, परिस्थिति, संस्कृति, अनुभव के स्तर और संचार माध्यम बच्चे की खेल क्रियाओं के चयन को प्रभावित करते हैं। किस प्रकार का खेल बच्चे खेलेंगे, यहाँ उपलब्ध जगह, समय और उपलब्ध खेल सामग्री पर ही निर्भर करता है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर हुआ कि हमने खेल के बारे में पढ़ा। यानी ये हमारा चैप्टर था विकास में खेल का महत्व। यानी हमने जाना कि जो बालक का विकास होता है उसमें खेल का कितना रोल होता है। तो आपने इस पूरे पाठ को ध्यान से सुना होगा, तो आप इस खेल का इतना महत्व समझ गए होंगे। शायद आपने अपने जीवन में अब तक उस खेल का इतना महत्व नहीं जाना हो और आपका इतना मानसिक संज्ञानात्मक तो विकास ना हुआ हो। तो इसलिए कोई भी चीज़ पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, आप उन सब्जेक्टों को विस्तार से पढ़ने का प्रयास करो। आप अपने खुद पढ़ने की रुचि जागृत करो। अब आजकल क्या हो रहा है कि टीचरों पर ज़्यादा निर्भर होते जा रहे हैं हम। नोट्स बनाए, स्टार्ट किया लिखना और उसको रटना स्टार्ट किया, तो इससे ना तो हमें उस वस्तु पर पूरी पकड़ बन पाती है, ना उस रटंत विद्या को हम उस पेपर में जिसकी तैयारी हम करते हैं वहाँ पर प्रयोग कर पाते हैं, और वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और वहाँ पर हम 1-2 नंबरों से रह जाते तो बहुत बड़ा दुख होता है। क्योंकि हमने सालों साल मेहनत की है, 12-12 घंटा पढ़कर तैयारी करते हैं एक लाइब्रेरी में बैठकर, तो बहुत दुख होता है जब हम 1-2 नंबर से रह जाते हैं। तो इसलिए आप एक बार ज़रूर विस्तार से पढ़िए। एक काफ़ी बुक होती हैं जो बहुत ही सरल भाषा में होती हैं, जैसे जेगनू की बुक है, मैंने पढ़ी हैं, अब पहली बार पढ़ी है, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बुक है। तो इसलिए मैं अपना अनुभव प्रदान कर रही हूँ कि जिससे आप भी पढ़ सकें। एक बार आप ज़रूर पढ़िए। मैं चाहती तो आपको इसी में 5 मिनट में पूरा टॉपिक कराती। अब आइए मैं आपके सामने इस टॉपिक को 5 मिनट में करा दूँ, तो देखिए आपको कितना समझ में आता है। यदि हम ऐसे ही इतनी जल्दी से पढ़ेंगे तो क्या समझ आएगा। लेकिन एक बार ज़रूर विस्तार से पढ़िए तो आपको बहुत आनंद आएगा और आपकी समझ विकसित होगी। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा इस टॉपिक में? पहले पढ़ा था हमने खेल क्या है। अब देखिए, आप देखिए कि इस टॉपिक को मैं 5 मिनट में या 4 मिनट में कैसे पूरा कराती हूँ। क्या ये सही है, क्या विस्तार से पढ़ना सही है? आप खुद निर्णय करिए कि आपको कौन सा अच्छा लगा पढ़ने। यानी खेल क्या है, यही तो पढ़ा था हमने पहला एक दो। हाँ, यानी खेल क्या है? खेल वह है ना जिसमें बच्चों को आनंद आता है। मतलब इसमें कोई परिभाषा निश्चित नहीं है। कहीं रिसर्च हुए, उन्होंने अनुसंधान किया, लेकिन कोई एक विशेष परिभाषा पर नहीं पहुंच पाए। लेकिन उन्होंने कुछ ने कहा कि ज़्यादा ऊर्जा हो जाती है इसलिए वो खेलते हैं, किसी ने कहा कि नहीं वो तो अपने दुखों से पलायन करते हैं, वास्तविकता से पलायन करते हैं इसलिए भी खेलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं। हमने जाना खेल क्यों महत्वपूर्ण है, खेल बच्चे क्यों खेलते हैं, उन्हें आनंद आता है, मज़ा आता है, उन्हें स्वेच्छा से खेलने का वहाँ पर प्रयास होता है।
ये तो हमारा हो गया खेल क्या है। अब दूसरा पढ़ा था हमने ये खेल कितने प्रकार के हैं, यानी उसके बाद पढ़ा था हमने कि खेल से विकास के क्षेत्र कौन कौन से विकास क्षेत्र विकास के क्षेत्र कैसे प्रभावित होते हैं। यानी खेल से जो हमारे विकास के क्षेत्र हैं, इससे पहले एक चैप्टर में पढ़ा था, यानी संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, सामाजिक, भावात्मक, और ये हमारे 5 क्षेत्र हैं विकास के। तो वो खेल, ये 5 संज्ञा एक खेल के विकास के क्षेत्र हैं। खेल कैसे प्रभावित करता है, यानी खेल के द्वारा संज्ञानात्मक विकास कैसे हो पाता है, ये हमने उदाहरण दे कर समझाती है। एक 3 वर्ष की लड़की थी, तो वो इस एक लंबा के मिट्टी के ढेले को एक सीढ़ी पर रखती है, फिर वो टूट जाता है, फिर वो दोबारा सीढ़ी पर रखती है, फिर वो टूट जाता है, फिर वो तीसरे स्तर पर पहुंचती है तो वो टूट नहीं पाता है। तो वो जान पाई कि क्यों नहीं टूटा, लेकिन वहाँ पर पालनकर्ता होती तो जानती कि इसलिए नहीं टूटा क्योंकि यह बहुत छोटा टुकड़ा है, वो नहीं टूट सकता। तो एक हो सकता संज्ञानात्मक विकास, फिर उन्होंने भाषाई विकास पढ़ा था, और उसके बाद हमें भावात्मक, सामाजिक विकास कैसे होता है। बच्चे जब समूह में खेलते हैं, ग्रुपिंग में खेलते हैं, तो उनका विकास होता है, एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे की जो रणनीतियाँ होती हैं उसके बारे में समझते हैं। किसी ने कुछ कहा कि हाँ ऐसा खेल होता है, ऐसा सही है, ऐसा सही है, तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। जो हमारे मतलब विकास क्षेत्र हो गए। और फिर तीसरा पढ़ा था हमने खेल के प्रकार, यानी खेल के कौन कौन से प्रकार थे। खेल के प्रकार हमने 5 पढ़े थे ना। एक तो मुक्त था और संरचनात्मक, यानी मुक्त में जिसमें किसी पालनकर्ता का हस्तक्षेप नहीं है, और संरचनात्मक है, हस्तक्षेप है। और दूसरा पढ़ा था हमने व्यक्तिक और सामूहिक, यानी एक बच्चा खुद खेलता है तो वो व्यक्तिक होता है, लेकिन जो समूह में खेलता है तो वो सामूहिक खेल हो गया। फिर हमने पढ़ा था तीसरा कौन सा पढ़ा था हमने, व्यक्ति समूह। एक होगा ओजस्वी और शांत भाव से, यानी बच्चे कूदना फुदकना, तो वो क्या हो गया, ओजस्वी और शांत, यानी शांत खेल कौन से हो गए, यानी वो लिखता है, चित्र बनाता है, तो वो शांत स्वभाव के खेल हो गए। और फिर पढ़ा था हमने कौन से खेल पढ़े थे, उसके बाद पढ़ा था मैंने बाहरी और आंतरिक, यानी जो खेल बाहर खेले जाते हैं, घर से बाहर खेले जाते हैं, मैदानों में खेले जाते हैं, वो बाहरी खेल हो गए। जो अंदर खेले जाते हैं, घर के अंदर खेले जाते हैं, वो आंतरिक खेल हो गए। तो हमारे हो गए खेल के प्रकार। फिर हमने पढ़े थे खेल को प्रभावित करने वाले कारक, यानी खेल को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। खेल को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो खेल को प्रभावित करते हैं। यानी हमने पढ़ा था परिवेश, पढ़ा था आयु, पढ़ा था लिंग, पढ़ा था कि आयु किस प्रकार प्रभावित करती है। और उसके बाद हमने पढ़ा था सामाजिक वर्ग कैसे प्रभावित करता है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सारांश। ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया भाई, ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया। और आप बताइए कि आपने इन 5 मिनटों में क्या सीखा, कि आपने इस पूरी बुक को विस्तार से पढ़ा, तब अच्छा समझा, कि आपने इस 5 मिनट को ज़्यादा समझा। तो आप ही बचा, ऐसे तो मैं पढ़ा सकती थी और आप इस किताब में से पढ़ लेते थे, तो क्या होता, नहीं। लेकिन आपको मेरे साथ पढ़िए और आपको बहुत आनंद आएगा। ये DCC बुक है ना, आपके पास हो तो इसे ज़रूर पढ़ना, आपको बहुत सहायता मिलेगी। सुपरवाइजर, यदि आप एक सुपरवाइजर वूमेन ना बन पाएँ, लेकिन आप अपने एक स्त्री होने के नाते ऐसी जानकारी तो होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और ऐसी होनी भी चाहिए। क्या पढ़ाई मतलब पढ़ने, यदि आपकी नौकरी भी लग गई तब भी तो एक सामान्य ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, एक कौशल विकसित होना भी बहुत ज़रूरी है, एक सामान्य जानकारी भी होना ज़रूरी है। अपनी समस्या को जूझने की जो कौशलता है, स्किल है, उसको भी आप विकसित करें। तो इसलिए ये हमारा टॉपिक हुआ। और उसके बाद हम पढ़ेंगे खंड सेकंड। एक हमारा खंड फर्स्ट हो गया, और खंड सेकंड पढ़ेंगे जो यूनिट 6 से स्टार्ट होगा और 11 तक चलेगा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे खंड थर्ड, तो उसमें हमारे भी 5-6 यूनिट, उसमें 5 यूनिट हैं, मतलब 12 से 16 तक, तो वो भी पढ़ेंगे। तो हाँ, मान के चलो 10-11 दिन लग जाएंगे इस बुक को और पढ़ने में। तो आप समझ गए होंगे कि विस्तार से पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है, आप बहुत कुछ सीखे होंगे इससे। तो इसलिए मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सभी बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप विस्तार से पढ़िए, अपनी समझ को विकसित करिए, और एक स्थान पर टिके रहने का प्रयास करिए।
वैसे तो हम नोट्स बनाओ ना करें इतने आदी हो गए हैं कि नोट्स बनाओ, याद करो, रटो, पेपर देने जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आपने देख लिया होगा पेपरों का हाल, आपने रीट का पेपर दिया होगा, आपने चतुश्रेणी का पेपर दिया होगा, चतुश्रेणी में का दिया होगा रीट का पेपर। अब रीट के पेपर में तो ऐसा लेंदी पेपर था कि उसमें टाइम बच्चों के लिए बहुत कम पड़ा था। मैंने भी दिया था रीट लेवल 1 का, तो देखते हैं उसमें कितने नंबर बैठेंगे। तो वैसे तो मेरा चतुश्रेणी में हो गया है, लेकिन उससे मुझे संतुष्टि नहीं मिली है कि हाँ ठीक है नौकरी, लेकिन सही नहीं, मुझे संतुष्टि नहीं है कि इसलिए अब मैं इसे ज्वाइन तो करूँगी, लेकिन इतनी संतुष्टि नहीं है। और राजस्थान पुलिस में भी हो गया, लेकिन उसमें मैं फिजिकल में 55 सेकंड से रह गई, तो मुझे बहुत खेद हो रहा है। तो इसलिए इस रीट के चक्कर में मैंने उस राजस्थान पुलिस का फिजिकल की तैयारी नहीं कर पाई थी, नहीं हो जाता था उसमें। तो ना तो रीट का पेपर की भी कुछ पता नहीं है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। तो इसलिए मैंने अगला टारगेट इस वुमेन सुपरवाइजर को रखा है, वही एलडीसी रखा है मैंने सेकंड प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी महिला सुपरवाइजर है, लेकिन उसको मैंने सेकंड पे क्यों रखा है, क्योंकि उसमें भी टाइपिंग करना है, तो वो भी दो प्रोसेस से होकर गुजरेगा। यदि इंग्लिश में की टाइपिंग होती तो मैं इंग्लिश में कर लेती थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें हिंदी की टाइपिंग है। लेकिन कुछ सीखते हैं, हो जाए पेपर तो देखते हैं, लेकिन महिला सुपरवाइजर की और देखते हैं। जो पार्ट बी है ना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पार्ट 1 तो एलडीसी में भी कॉमन है, तो उसकी तैयारी हो जाएगी। तो इसलिए अब हमारा चैप्टर यहाँ पर ही ख़त्म होता है, तो अब लेते हैं आपसे विदा। एक बार मैं उस लाइन को ज़रूर बोलूँगी कि जीतूंगी मैं, ये खुद से वादा तो करो, ये जीतूंगी मैं, खुद से वादा तो करो, जितना सोचते हो उससे ज़्यादा कोशिश तो करो। मजबूत यानी मजबूत इरादा करो, इतना मजबूत इरादा करो कि आप उसको हासिल कर सके। हिम्मत टूटे यानी हिम्मत टूटे, तब हिम्मत ना टूटे, आप इतनी अपने आप को आत्मविश्वास रखिए और अपने आप से इतना मजबूत इरादा करिए, इतना मजबूत वादा कीजिए कि हाँ मुझे एक सीट मिल जाए बस। तो उसकी ऐसा करने से नहीं होगा भाई, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर रणनीति अपनानी पड़ेगी, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, तब आपको एक सफलता हासिल प्राप्त करेगी। तो इसलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ, आज का यहाँ तक ही रहा, तो चलें।